टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी सेक्शन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम कंप्लीट साइकोलॉजी का रिवीजन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। ये एक तरीके से आपके लिए मैराथन क्लास रहने वाली है, जिसमें आज हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, साइकोलॉजी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज को, जितने भी पॉइंट्स आपके एचपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी सेक्शन में, सभी को इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो इस वीडियो में हम 24 अलग अलग चैप्टर्स को यहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं, रिवीजन उन चैप्टर्स का करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने जो ये चैप्टर्स है ना 24 चैप्टर, ये हम ऑलरेडी अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम ये चैप्टर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर्स, वो वीडियोस नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल में जो है वो साइकोलॉजी की डिटेल्ड साइकोलॉजी की सीरीज में जाके वो चैप्टर्स देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे हम जो है वो उन चैप्टर्स को एक ही साथ एक वीडियो में सभी चैप्टर्स को यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एचपी टेट एग्जाम के लिए पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर, अगर आपके पास कम टाइम है तो हम एक ही वीडियो में यहाँ पे ये वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है वो कवर कर लेंगे। देखिए, साइकोलॉजी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी जो है वो चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी का मीनिंग। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। एक है साइकी और एक है लोगस। 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर साइकोलॉजी बना है। और जो ये साइकोलॉजी वर्ड है ना, ये आप ध्यान रखिए कि ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? एचपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो ग्रीक आप याद करके रखेंगे। जो ये साइकोलॉजी है, साइकी और लोगस 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिला है। तो ये जो साइकी और लोगस है, इनके अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको वो मीनिंग आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि साइकी है, साइकी का क्या मीनिंग है? साइकी का मीनिंग है सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने साइकी को सोल कहा है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने माइंड कहा है, कुछ ने कॉन्शियसनेस कहा है, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियर कहा है। और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी या फिर साइंस। तो आप ध्यान रखेंगे कि साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल होता है, स्टडी ऑफ माइंड होता है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है। तो ये चारों आपको याद रखना है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या जो है वो साइकोलॉजी के मीनिंग बताए हैं। तो आपको मीनिंग सबसे पहले क्लियर होगा कि आत्मा का अध्ययन क्या है, स्टडी ऑफ सोल क्या है, साइकोलॉजी है। मन का अध्ययन, माइंड का अध्ययन क्या है? स्टडी ऑफ माइंड है, साइकोलॉजी है। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी है और स्टडी ऑफ व्यवहार का अध्ययन क्या है? साइकोलॉजी है। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जाम में बना है, वो यहाँ पर कवर नहीं हुआ है, तो आप अपने पास वो नोट कर लीजिए कि एक क्वेश्चन बना था कि जो साइकोलॉजी वर्ड है ना, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? फर्स्टली इंट्रोड्यूस जो साइकोलॉजी वर्ड है वो किसने किया था? वो आप वो याद रखेंगे कि रुडोल्फ गोकल, RUDOLF, रुडोल्फ गोकल, GOCKEL। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एचपी टेट का ही। तो रुडोल्फ गोकल ने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। देखिए, मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा। तो कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट है? एक तो गार्नेट, प्लेटो, एरिस्टोटल। ये 3 ऐसे साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने साइकोलॉजी को जो है वो स्टडी ऑफ सोल कहा था। और पोम्पोनोजी एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने जो है वो साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड कहा था। तो ये पॉइंट आपको, साइकोलॉजिस्ट आपको नाम आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद देखिए, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स ने कहा, विल्हेल्म वुंट ने कहा और जेम्स सली ने कहा था। और स्टडी ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी को वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर और थॉर्नडाइक ने कहा था। तो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम आपको क्लियर होने चाहिए कि किसने साइकोलॉजी को सोल कहा था, किसने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा था। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एचपी टेट एग्जाम में बन जाता है कि बिहेवियरिज्म के साथ एसोसिएट कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो बिहेवियरिज्म के साथ आपको ये 4 आपको साइकोलॉजिस्ट याद रखने हैं बिहेवियरिज्म के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो विल्हेल्म वुंट आप याद रखेंगे। फादर ऑफ साइकोलॉजी विल्हेल्म वुंट है, विल्हेल्म वुंट का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, मॉडर्न साइकोलॉजी भी विल्हेल्म वुंट ही है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी अगर आपसे एचपी टेट एग्जाम में पूछे तब भी आप विल्हेल्म वुंट ही बताएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी एचपी टेट का क्वेश्चन फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन है, वो भी जो है वो विल्हेल्म वुंट है। तो ये चारों हमने कौन पढ़े, विल्हेल्म वुंट पढ़े। विल्हेल्म वुंट एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं उन्हें, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आप याद रखेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, अभी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की आगे बात करने भी वाले हैं, अभी आप फादर याद कर रखिए। थॉर्नडाइक जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी के फादर जो है वो कौन है, जीन पियाजे है। जीन पियाजे ने ही जो है वो चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा था। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है, विलियम जेम्स जो है वो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है। यहीं से आप एक क्वेश्चन और याद रखिए, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है जे.बी. वॉटसन। तो ये सभी आपको क्लियर रखने हैं पॉइंट, ये सभी फैक्ट्स है, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ओके जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो तीन इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपके एचपी टेट एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैक्सिमम बार यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एचपी टेट एग्जाम में। सबसे पहले 1879। 1879 को क्या हुआ था, पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी किसने एस्टेब्लिश की थी, तो विल्हेल्म वुंट ने की थी। विल्हेल्म वुंट तो अभी हमने पढ़ा भी था, फादर ऑफ साइकोलॉजी विल्हेल्म वुंट थे, उन्होंने ही जो है वो 1879 में सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी। क्वेश्चन बनता है कि कहां पे की थी, तो लिप्जिंग जर्मनी में जो है वो पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन आपके एचपी टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि 1916 में जो है वो पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी। सबसे पहले तो 1879 में जर्मनी में हुई थी पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे पहले कहां पर हुई थी, 1916 में हुई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी। तो ये पॉइंट भी अपना क्लियर रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट्स है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1890 में क्या हुआ था कि विलियम जेम्स कौन है, विलियम जेम्स हमने पढ़े हैं फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है। इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पूछा जाता है एचपी टेट एग्जाम में कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है, तो ये जो है वो विलियम जेम्स की बुक है। 1890 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है विलियम जेम्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू स्किनर की एक स्टेटमेंट है, कई बार एचपी टेट एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी स्टेटमेंट किसकी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि डील करती है टीचिंग एंड लर्निंग के साथ। किसने ये कहा था एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, स्किनर ने कहा था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में एजुकेशनल साइकोलॉजी से पूछा जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसी साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी आप याद रखेंगे अप्लाइड साइंस है और सोशल साइंस है। कई बार आपको बिहेवियर साइंस भी आपको जो है वो आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, अप्लाइड साइंस भी और सोशल साइंस भी। वैसे तो यही आपसे ऑप्शन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड और स्टूडेंट को, बच्चों को समझना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन कैसी प्रोसेस होती है, ट्राइपोलर प्रोसेस होती है। तीन चीजें एजुकेशन में आती है, एक है टीचर, एक स्टूडेंट, एक कंटेंट। ये तीनों चीजें एजुकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राइपोलर प्रोसेस है एजुकेशन। तीन चीजें आती है, ट्राई का मतलब होता है तीन, टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो आपके एचपी टेट एग्जाम में जो है वो रिपीट होती रहती है। वुडवर्थ की स्टेटमेंट, हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वुडवर्थ की स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे वुडवर्थ की एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन माइंड, देन कॉन्शियसनेस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, वुडवर्थ की ये स्टेटमेंट है। सेकंड है साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। ये भी जो है वो साइकोलॉजी के बारे में वुडवर्थ ने ही कहा था। ये तीसरी स्टेटमेंट ये जो है वो क्रो एंड क्रो की है, ये यहाँ पे गलती से लिखी गई है, तो ये आप काट दीजिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
लर्निंग इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये भी किसने कहा था लर्निंग के बारे में, लेकिन लर्निंग एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये भी वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डेवलप द इंडिविजुअल एंड मेक्स इज लेटर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस डिफर फ्रॉम व्हाट दे वुड अदरवाइज हैव बीन। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी वुडवर्थ की स्टेटमेंट है। तो यहां से हमने जो है वो वुडवर्थ की ये 4-5 स्टेटमेंट पढ़ी, आपको ये ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये जो है हमने वुडवर्थ की स्टेटमेंट पढ़ ली, एक क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के बारे में एक स्टेटमेंट दी है क्रो एंड क्रो की, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज को एक्वायर करना क्या है, लर्निंग की प्रोसेस है। तो ये किसकी है, एचपी टेट एग्जाम में पूछी गई स्टेटमेंट है ये प्रीवियसली, तो क्रो एंड क्रो की ये स्टेटमेंट है। तो ये जो है हमने आज जो है वो साइकोलॉजी के बारे में ये फर्स्ट चैप्टर अभी हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में ये रखने पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेंगे आपके एचपी टेट एग्जाम के लिए। देखिए अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से इस वीडियो से एचपी टेट एग्जाम में साइकोलॉजी सेक्शन में यहाँ से हेल्प सभी की मिले। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने सेकंड चैप्टर की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, यहाँ से भी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको हम ये चैप्टर्स जो है वो डिटेल में देखने हैं ना, तो डिटेल में हमने एक एक चैप्टर करके ये हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है साइकोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो की, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे हमने और भी ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे इन चैप्टर्स को किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है फिजिकल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज इन बॉडी। फिजिकल चेंज बॉडी में होना या फिर स्ट्रक्चरल चेंज बॉडी में होना की क्या है, ग्रोथ होता है। जैसे कि फिजिकल चेंज, जैसे कि वेट का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है हमारा। हाइट का बढ़ना क्या है, ये भी हमारा ग्रोथ है, फिजिकल चेंज उसमें हो रहा है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ कैसी होती है, क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे कि हमारा वेट है, वेट क्या है, एक क्वांटिटी है। हाइट क्या है, हाइट एक क्वांटिटी है। तो ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल मेज़र करते हैं। ग्रोथ को हम वैसे वेट को मेज़र करते हैं, हाइट को मेज़र करते हैं, तो हम जो है वो ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ टाइम स्पैन। ग्रोथ क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद रुक जाती है। जैसे कि हाइट है हमारी, हाइट एक टाइम के बाद क्या होता है कि एडोलेसेंस की स्टेज के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। जितनी हाइट होती है उतनी ही रहती है। 19-20 साल के बाद जो हाइट कम बढ़ती है, एकदम से जो है वो रुक ही जाती है। तो ग्रोथ स्टॉप आफ्टर टाइम स्पैन। इसी तरीके से ग्रोथ जो है वो रुकती है आफ्टर अ टाइम स्पैन। ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि अभी हम जो है वो डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे ना, तो डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस होगा, डेवलपमेंट एक जो है वो एक वाइड कंसेप्ट है। तो डेवलपमेंट की अब हम बात करते हैं। देखिए डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट होती है प्रोग्रेसिव चेंज। डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाना। कि सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा होता है छोटा, वो क्या होता है, वो जो है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, अपने केयर गिवर पे डिपेंड होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब उस बच्चे की डेवलपमेंट होती है, वो बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, ऑटोनॉमी उसमें आती है। तो वही जो है वो डेवलपमेंट होता है। वो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है प्रोग्रेसिव चेंज, जिसमें बहुत सारी चेंजेस आती है। जैसे कि फिजिकल चेंज हो गया, कॉग्निटिव चेंज, इमोशनल, सोशल एटसेट्रा। कि एक जो है वो एक पर्सन में फिजिकल चेंज का आना भी, कॉग्निटिव चेंज का, इमोशनल चेंज, सोशल चेंज, तो ये सभी चेंजेस क्या है, ये जो है वो सभी चेंजेस को जब हम इंक्लूड करते हैं ये सभी डोमेन्स को, तो वो क्या होता है, वो डेवलपमेंट होता है। जबकि ग्रोथ हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की ही हम बात करते हैं। डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनता है कि डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ जो है वो डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ हमने पे क्या पढ़ा, ग्रोथ हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा, जबकि डेवलपमेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इवैल्यूएशन भी कैसी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती है। डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट को हम मेजर क्यों नहीं कर सकते हैं, ग्रोथ को हम तो मेजर करते हैं। ग्रोथ जैसे हमारा हाइट हो गया, वेट हो गया, उसे तो हम मेजर कर देते हैं। लेकिन डेवलपमेंट, हम अपनी इमोशनल डेवलपमेंट को कैसे मेजर करेंगे, नहीं कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, डेवलपमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
जो वोम टू टूम्ब चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि वोम टू टूम्ब का मतलब है गर्भ से लेकर कब्र तक जो है वो डेवलपमेंट चलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एचपी टेट एग्जाम में कि डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वोम टू टूम्ब चलती है। लेकिन हमने ग्रोथ क्या पढ़ा था, ग्रोथ हमने पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है ग्रोथ से। तो अब आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा कि क्यों हमने ग्रोथ को नैरो कंसेप्ट कहा था, क्योंकि ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कैसा है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें हम बहुत सारी चेंजेस की बात करते हैं। फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, सभी टाइप की चेंजेस की बात करते हैं, इसीलिए ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होता है? डेवलपमेंट साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि कंसेप्शन टू ओल्ड एज, कि किस तरीके से एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है। जब एक बच्चा जो है वो कंसेप्शन से लेकर बूढ़ा जब तक हो जाता है तब वो हम किसके अंडर पढ़ते हैं? डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। जबकि एक होती है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब होता है कि बच्चे की साइकोलॉजी। जब एक बच्चा जो है वो कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंस की स्टेज में होगा ना, तो वो हम चाइल्ड साइकोलॉजी के अंडर हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो वो है जीन पियाजे, और डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर भी कौन है? जीन पियाजे हैं। हम आगे चल के जीन पियाजे की थ्योरी भी डिटेल में जो रिवाइज करने वाले हैं, तो अभी के लिए आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। जब हम वो थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब मैं आपसे वो पॉइंट पूछूंगा। ओके, तो हमने अभी ये बात तो कर ही ली कि डेवलपमेंट में बहुत सारी चेंजेस आती है, जैसे फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एचपी टेट एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो कंपेरेटिव मेथड बेस्ट मेथड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने का। तो ये हमने जो है वो सेकंड चैप्टर भी यहाँ से कवर कर लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इतने ही पॉइंट यहाँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होती है। ग्रोथ जो है वो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो वूम टू टूम चलती है। लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारी टाइप की चेंजेस आती है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल। ओके, तो ये सभी आपको यहाँ से पॉइंट याद रखने थे। अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। यहाँ से भी जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा है उसकी कितनी स्टेजेस होती है? 5 स्टेजेस होती है, कि किस किस तरीके से एक बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट होती है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 5 स्टेजेस में हमारी डेवलपमेंट होती है, तो ये पाँचों कि 5 स्टेजेस के आपके नाम क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले है इन्फेंसी स्टेज, सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, थर्ड है प्री नेटल स्टेज, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, फोर्थ है एडोलेसेंस स्टेज एंड फिफ्थ है अडल्टहुड स्टेज। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो 2 वीक तक का जो बच्चा होता है ना, जब कंसेप्शन से जब बर्थ हो गया होता है उसका 2 वीक तक, तो वो कौन सी स्टेज है? एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बना था, तो उसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं। वो आप इस तरीके से ही याद रखिए। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो MCQ वीडियो, जो हमारी टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन थे ना, वो एक अलग से साइकोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो वीडियो थी, उसमें ही वो क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ा था। तो प्री नेटल स्टेज भी एक होती है, वो इन्फेंसी से भी पहले की स्टेज होती है, तो उसमें हम यहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। हम यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज की से ही जो है वो बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये इन पांचों के 5 स्टेजेस के नाम आपको क्लियर होने चाहिए। इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज और अडल्टहुड स्टेज। इनका टाइम पीरियड रहता है, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड है बर्थ टू 2 ईयर्स। जब बच्चा जब बर्थ से 2 ईयर तक का होगा तो वो कौन सी स्टेज में होगा? इन्फेंसी स्टेज में होगा। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज का टाइम पीरियड रहता है 3 to 6 ईयर का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होगा। 7 to 12 ईयर का बच्चा लेटर चाइल्डहुड स्टेज में होगा। एडोलेसेंस तो टीन एज होती है, यानी कि 13 to 19। ओके, एडोलेसेंस का टाइम पीरियड है। और अडल्टहुड जो है वो 20 से अबव जो है वो अडल्टहुड में की स्टेज रहती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये पांचों स्टेज और टाइम पीरियड। इन स्टेजेस से जो है वो डिटेल में भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज से डिटेल में क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एचपी टेट एग्जाम में कि इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा। बर्थ से 2 ईयर जो है वो इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सेंसरी डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी होती है, यानी कि बच्चा कौन सी स्टेज में सेंसेस से सीखता है, टच से सीखता है, स्मेल, हियरिंग। तो सेंसेस के थ्रू जो हम सीखते हैं ना, वो हम इन्फेंसी स्टेज में सीखते हैं। ओके,
यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि फास्ट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इन्फेंसी स्टेज में होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट होती है किस स्टेज में? इन्फेंसी स्टेज में होती है। वन वर्ड एज, यानी कि इस टाइम पे बच्चा छोटा होता है 2 साल का, 2 साल से भी छोटा होता है, तो बच्चा क्या होता है, सिर्फ वन वर्ड बोलता है, मम्मी बोलता है, पापा बोलता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपसे डिटेल में भी पूछी जा सकती है किसी भी फॉर्म में, आपको ये ध्यान होनी चाहिए। डिपेंडेंस ऑन केयर गिवर, बच्चा जो है वो डिपेंड होता है, पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, केयर गिवर्स पे डिपेंड होता है। ओके जी। बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ये जो है वो, ये इन्फेंसी जो स्टेज है ना, ये जो है वो बिगिनिंग है लैंग्वेज लर्निंग की। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो बच्चा इस स्टेज से शुरू कर देता है। तो ये सभी पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को जो है वो टॉय एज कहते हैं, प्री गैंग एज कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं, इमिटेटिव एज भी कहते हैं। तो ये सभी जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के नाम है ना, टॉय एज, बच्चा टॉय के साथ खेलता है, प्री गैंग एज इसे कहते हैं, प्री स्कूल एज कहते हैं। प्री स्कूल क्यों? क्योंकि अभी तक बच्चा स्कूल नहीं गया होता है, प्री स्कूल एज इसीलिए इसे कहते हैं। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो लैंग्वेज किस स्टेज में सीखता है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में सीखता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक एनिमिज्म का, कि एनिमिस्टिक थिंकिंग बच्चे की किस डेवलपमेंट की स्टेज में जो है वो बच्चे की होती है। तो एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो सभी चीज़ों को लिविंग थिंग सोचता है। तो अर्ली चाइल्डहुड की ऐसी स्टेज है कि बच्चे में एनिमिज्म होता है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज की। लेटर चाइल्डहुड स्टेज को जो है वो स्कूल एज कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो 7 to 12 ईयर का होता है। इस स्टेज में बच्चा तो स्कूल जाना शुरू करता है, गैंग बनाना शुरू करता है, गैंग एज इसे कहते हैं। प्ले एज भी इसे कहते हैं। कंक्रीट थिंकिंग बच्चे की इस टाइम पे होती है। कंक्रीट थिंकिंग का मतलब होता है कि जो बच्चे के सामने है ना, सिर्फ उसी के बारे में बच्चा जो है वो सोच पाता है। जो बच्चे के सामने नहीं है चीज़ें, उनके बारे में बच्चा नहीं सोच पाता है इस स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड स्टेज में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी स्टेज जो है वो शेम एंड प्राइड की स्टेज होती है। तो जो चाइल्डहुड स्टेज होती है ना बच्चे के लिए, वो शेम एंड प्राइड की स्टेज होती है। एचपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ओके, आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाएगा कि शेम एंड प्राइड की स्टेज कौन सी है? ऑप्शन में दिया जाएगा इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज, अडल्टहुड स्टेज। तो आपको चाइल्डहुड स्टेज टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज से कई बार आपके एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? एडोलेसेंस स्टेज का टाइम पीरियड 13 to 19 है। टीन एज जो है वो, टीन स्टेज जो है वो इसे कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि अब बच्चा क्या होता है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जा रहा है। बच्चे से अब क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है, ट्रांजिशन हो रही है बच्चे की। प्यूबर्टी बच्चे में आती है इस टाइम पे, यानी कि बायोलॉजिकल चेंज बच्चे में आना शुरू कर देता है। बच्चों में, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है स्टार्ट एडोलेसेंस स्टेज में। पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर्स का इन्फ्लुएंस रहता है इस स्टेज में, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस रहता है। डिपेंडेंस जो है वो, इंडिपेंडेंट बच्चा रहना चाहता है, आज़ादी चाहिए बच्चे को किस स्टेज में? पेरेंट्स से आज़ादी चाहिए, हर चीज़ में आज़ादी चाहिए। किस स्टेज में ऐसा होता है? एडोलेसेंस स्टेज में ऐसा होता है। आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करता है बच्चा। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, दबाव और तनाव का पीरियड भी इसे कहते हैं एडोलेसेंस स्टेज को। बच्चा जो है वो अट्रैक्ट होता है अपोजिट सेक्स की तरफ। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एचपी टेट एग्जाम में। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स भी है आपके एग्जाम में जो कई बार पूछी भी गई है एचपी टेट एग्जाम में। जैसे कि स्टेटमेंट है इन स्टेजेस से रिलेटेड कि इन्फेंसी इज आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। ये स्टेटमेंट किसकी है? इन्फेंसी जो है वो आइडियल पीरियड होता है लर्निंग का। तो ये वैलेंटाइन की स्टेटमेंट है, वैलेंटाइन का नाम आप याद करके रखेंगे। एक स्टेटमेंट है कि जो एडोलेसेंस है वो पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस है, यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो बच्चा शुरू करता, अब ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड जो है वो कौन सी स्टेज है? एडोलेसेंस की स्टेज है। किसने आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड एडोलेसेंस को कहा था? तो एरिक एरिक्सन ने कहा था। तो एरिक एरिक्सन का नाम आपका क्लियर होना चाहिए, कई बार एचपी टेट एग्जाम में पूछा भी गया है। एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ शेम, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो ये जो है वो स्टैनली हॉल की स्टेटमेंट है, कई बार आपके एचपी टेट एग्जाम में पूछी भी गई है। तो ये याद करके रखेंगे कि स्टैनली हॉल की स्टेटमेंट है एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। कौन सा पीरियड है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का? एडोलेसेंस है। तो ये हमने जो है वो, ये सभी जो है वो, जो ये स्टेजेस है डेवलपमेंट की, वो ये जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। यहाँ से इतने ही पॉइंट आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं अपने 4th चैप्टर को, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं, और कुछ मोटर स्किल्स की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के, कि जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस होती है? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, वूम टू टूम चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो यही प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का।
कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि जो कोई भी जो दो पर्सन है, कोई भी दो इंडिविजुअल है, वो जो है वो सेम नहीं होते हैं। नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम, ईच इंडिविजुअल डेवलप एट देयर ओन पेस, सभी जो है वो डेवलप होते हैं अपनी ओन पेस पे, तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यहीं से आपके एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में होती है। टू टाइप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक है स्पेलोकॉर्डल, एक है प्रोक्सिमोडिस्टल, ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि स्पेलोकॉर्डल क्या होता है। देखिए स्पेलोकॉर्डल का जो है वो टू वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, स्पेलो और कॉर्डल। स्पेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डल का मीनिंग होता है फीट, यानी कि स्पेलोकॉर्डल का मीनिंग होता है कि जो डेवलपमेंट होती है ना किसी भी पर्सन की, वो हेड टू फीट की ओर होती है। हेड टू फीट, पहले जो है वो एक बच्चा जो है अपना हेड को बैलेंस करना सीखता है, उसके बाद लास्ट में जो है वो धीरे धीरे करके टो यानी कि चलना सीखता है, पैरों में खड़ा होना सीखता है, तो यही है स्पेलोकॉर्डल का मतलब। यही की पॉइंट आप याद रखेंगे कि स्पेलोकॉर्डल का मतलब होता है डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टो, और प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है, प्रोक्सिमल होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी, और डिस्टल का मतलब होता है आउटवर्ड, कि डेवलपमेंट कैसी होती है सेंट्रल या फिर कोर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड होती है, अंदर से बाहर की ओर होती है। जैसे कि जब एक बच्चा जब बर्थ यानी कि कंसेप्शन में होता है तो उसका जो है वो सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन बनते हैं और बाद में जो है वो उसकी जो है वो आउटर स्किन बनती है, तो इस तरीके से हम ये प्रोक्सिमोडिस्टल को समझ सकते हैं कि सेंट्रल टू आउटवर्ड जो है वो डेवलपमेंट होती है। तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं डिटेल में। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ और प्रिंसिपल भी है डेवलपमेंट के, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, तो ये सभी प्रिंसिपल भी आपको ध्यान रखने हैं, हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो वो आप हमारी साइकोलॉजी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो वहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मोटर स्किल्स की, कि मोटर स्किल्स होती है, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, कि दो तरीके की मोटर स्किल्स होती है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसमें स्मॉल मसल की मूवमेंट होती है जिन काम को करने के लिए, तो वो जो है वो फाइन मोटर स्किल्स होती है। और जिसमें जो है वो लार्ज मसल की जो है वो लगती है, यानी कि लार्ज मसल की मूवमेंट जिन कामों को करने के लिए होती है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। जैसे कि राइटिंग हो गया, राइटिंग हम कैसे करते हैं, अपने हैंड से करते हैं, फिंगर से करते हैं, तो जिनमें स्मॉल मसल है हैंड और फिंगर, तो हैंड्स और फिंगर का जिन जिन कामों में यूज होगा तो वो फाइन मोटर स्किल्स होगी। तो आपसे राइटिंग पूछा जा सकता है, ड्राइंग कैसी मोटर स्किल है, फाइन है या फिर ग्रॉस है, तो ड्राइंग भी कैसी है, ड्राइंग हम हाथों से करते हैं तो फाइन मोटर स्किल है। बटनिंग क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स भी हम जो बटन करते हैं ना, बटन लगाते हैं तो उंगली से करते हैं, स्मॉल मसल की मूवमेंट होती है, तो फाइन मोटर स्किल है। ये सभी एग्जाम्पल आपको ध्यान होने चाहिए। और ग्रॉस मोटर स्किल वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग रनिंग में क्या होता है, हमारा लार्ज मसल पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, तो वो कैसा स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, यहां से तो 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, हर बार बनते हैं यहां से इस चैप्टर से क्वेश्चन। ओके जी, मेथड ऑफ साइकोलॉजी आपको ध्यान रखना है कि हम जो है वो साइकोलॉजी के जो है वो हम बहुत सारे मेथड करते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम किसी की साइकोलॉजी को जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो बहुत सारे मेथड हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो आपके एचपी टेट एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड, कोरिलेशन मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड। देखिए यहाँ से एक एक करके इन मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रो जो है वो इंट्रोस्पेक्शन 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, इंट्रो और स्पेक्शन। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड और स्पेक्शन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, अपने अंदर देखना। इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को ही जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को ही ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये किसने जो है वो डिस्कवर या फिर प्रोपाउंडेड बाय, इंट्रोस्पेक्शन मेथड प्रोपाउंडेड बाय E.B. टिचनर का नाम आप याद रखेंगे और विल्हेल्म वुंट का नाम आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि ये सबसे इकोनॉमिकल और इजीएस्ट मेथड ये होता है, और जो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ना, ये स्ट्रक्चरिज्म और कॉन्शियसनेस के साथ ये एसोसिएट होता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरिज्म के साथ जो है वो कौन सा मेथड जो है वो एसोसिएट करता है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना।
यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो बिहेवियरिस्ट द्वारा जो है वो निग्लेक्ट किया गया, क्यों? क्योंकि जो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इसीलिए रिजेक्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड का दूसरा नाम है एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। एक्सट्रोस्पेक्शन यानी कि एक्सट्रो का मतलब बाहर और स्पेक्शन का मतलब लुकिंग, देखना, यानी कि हम जो है वो क्या करते हैं इस मेथड में, ओवर्ट बिहेवियर को किसी दूसरे पर्सन के देखते हैं, कि बाहरी बिहेवियर को हम तो किसी दूसरे पर्सन के यहाँ इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ये जो है वो यूजफुल होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शाय चिल्ड्रन के लिए कौन सा मेथड यूजफुल होता है, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए कौन सा मेथड यूजफुल होता है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड यूजफुल होता है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड। मोस्ट फेमस क्वेश्चन यहाँ से एचपी टेट एग्जाम का एक्सपेरिमेंटल मेथड से रहता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। ये एक पॉइंट याद करके रखेंगे। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कौन से मेथड में स्टडी होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंटल मेथड में स्टडी होता है। वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप ध्यान रखेंगे, ये भी जो है वो एक पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगर आपसे ये पॉइंट पूछा जाता है तो एक्सपेरिमेंटल मेथड आप टिक करेंगे। और मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है, ये भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो ये 4 पॉइंट आप एक्सपेरिमेंटल मेथड से ध्यान में रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ये तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन रहता ही है, ये 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड हम बात करेंगे। केस स्टडी मेथड का मतलब होता है कि डेप्थ में किसी चीज की स्टडी करना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मेथड जो है वो स्पेशल नीड चिल्ड्रन और प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के लिए यूजफुल होता है, तो केस स्टडी मेथड यूजफुल होता है। और भी कुछ मेथड है वो आप जो है वो यहाँ से आप जो हमारी डिटेल साइकोलॉजी की वीडियो से देख लीजिए, ये इतने वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्लिनिकल मेथड से क्वेश्चन बन जाता है कि क्लिनिकल मेथड जो है वो मेंटल डिसऑर्डर जो है वो क्लिनिकल मेथड से जो है वो स्टडी होता है। तो मेंटल डिसऑर्डर का एक पॉइंट आप क्लिनिकल मेथड से याद करके रखेंगे। मेंटल डिसऑर्डर जिस बच्चे को होता है ना, मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी, तो वो जो है वो क्लिनिकल मेथड से होती है। यहाँ से ये आई थिंक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये बना है क्लिनिकल मेथड से। तो हमने मेथड ऑफ साइकोलॉजी भी यहाँ से रिवाइज कर ली। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अपने नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो बात करते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि ट्रेड्स का एक पेरेंट से बच्चे में जाना क्या है, वही जो है वो हेरिडिटी होता है। ट्रेड्स कैसे? ट्रेड जैसे कि आई कलर, स्किन कलर। आपने देखा होगा कि किसी पेरेंट्स के अगर आई का कलर ब्राउन है, कि देखा जाता है कि उनके बच्चों के कलर भी जो है वो आई का कलर जो है वो ब्राउन ही रहता है। ये क्यों होता है? ये है हेरिडिटी। ट्रेड्स जो है वो पेरेंट्स से किस में गए? बच्चे में भी आए। तो यही जो है वो हेरिडिटी है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेड का जाना। तो आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हेरिडिटरी ट्रेट कौन कौन से होते हैं, तो ये यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं। आई कलर हो गया, सन कलर हो गया, हाइट कई पेरेंट्स की छोटी रहती है तो बच्चों की भी आगे देखा जाता है कि छोटी ही हाइट रहती है। तो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं? एक होते हैं हेरिडिटरी ट्रेट, एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट ऐसे होते हैं जो पेरेंट से नहीं आते हैं, वो हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। जैसे कि सन टैन हो गया। सन टैन हमें कैसे होता है? धूप में जब हम जाएंगे तो सन टैन होगा। क्या ये हमें पेरेंट से मिला? नहीं, ये तो इन्वायरमेंट से हमें मिला है। तो सन टैन क्या है? एक एक्वायर्ड ट्रेट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बी.एन. झा की स्टेटमेंट है, हेरिडिटी इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट। तो ये एक स्टेटमेंट है, किसकी है? बी.एन. झा की है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हेरिडिटी तो हमने पढ़ दिया। इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या होता है? इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर होता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि इन्वायरमेंट कैसे जो है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है? जैसे कि किसी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर उसका इन्वायरमेंट बढ़िया रहेगा, घर का उसका पढ़ने का माहौल रहेगा घर में, तो वो इन्वायरमेंट क्या है? इफेक्ट करता है आपके डेवलपमेंट को। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, इमोशनल डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है इन्वायरमेंट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हेरिडिटी कैसा फैक्टर है? हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर होता है, यानी कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो एक बार पेरेंट्स से हमें ट्रेट मिल गए, वो मिल गए, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि इन्वायरमेंट एक डायनेमिक फैक्टर होता है जो कि हम चेंज कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। ओके, डायनेमिक फैक्टर है इन्वायरमेंट। एक है
नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये एक डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेचर क्या है, हेरिडिटी है, और नर्चर क्या है इस डिबेट में, इन्वायरमेंट है। यहाँ से ये डिबेट कैसी है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में किसका रोल रहता है, नेचर का रहता है यानी कि हेरिडिटी का रहता है, या फिर नर्चर का रहता है, इन्वायरमेंट का रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेचर और नर्चर इसमें क्या है इस डिबेट में। ओके, एक हमने पॉइंट पहले भी पढ़ा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके प्रोडक्ट होते हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का रोल रहता है। कई बार जो है वो हेरिडिटी में जो है वो क्रोमोसोम्स से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स एक पर्सन में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये 2 के पेयर में होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम का मतलब है 23 पेयर होंगे, जिसमें 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का रहता है। जो मेल में है ना, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, उसमें जो है वो 2 पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। दोनों में कॉमन कौन सा होता है, X होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ लॉज है हेरिडिटी के। यहाँ से भी जो है वो इंपॉर्टेंट ये लॉज रहते हैं हेरिडिटी के, जैसे कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हो गया, लॉ ऑफ वेरिएशन हो गया, लॉ ऑफ रिग्रेशन हो गया। हेरिडिटी के बेस पे ये लॉ है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कैसे क्या कहता है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहता है कि जैसी सेम पिच पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, लाइक बिगेट्स लाइक। जैसे कि अगर टैलेंटेड अगर पेरेंट्स होंगे तो टैलेंटेड ही आगे चल के बच्चे भी होंगे। तो ये कैसा लॉ है, ये है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जबकि दूसरा लॉ है हेरिडिटी का, लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन जो है वो बिल्कुल उल्टा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का, कि जैसे बच्चे होंगे, जैसे पेरेंट्स होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो बच्चा होगा। जैसे डार्क पेरेंट्स होगा, डार्क किसी पेरेंट्स का कलर है, फेयर चिल्ड्रन की उस आगे चल के बच्चे का कलर कैसा होगा, वाइट होगा। तो ये है लॉ ऑफ वेरिएशन हेरिडिटी का। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन कहता है कि जो एक बच्चा है ना, वो अपने पेरेंट्स से एवरेज ट्रेट, एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको अपनी डिटेल्ड वीडियो में बताया था कि सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का बेटा है अर्जुन तेंदुलकर। देखिए सचिन तेंदुलकर तो गॉड ऑफ क्रिकेट है, ओके, बहुत ही अच्छे प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, आप सभी जानते होंगे। लेकिन उनका लड़का है अर्जुन तेंदुलकर, वो क्या है, वो भी एक क्रिकेटर है, लेकिन सचिन तेंदुलकर की तरह बात उसमें नहीं है। तो अर्जुन तेंदुलकर में भी क्रिकेट के ट्रेट लिए सचिन से, लेकिन एवरेज ट्रेट लिए, उतने ट्रेट वो नहीं ले पाया सचिन से। ओके जी, तो ये किसका एग्जांपल है, लॉ ऑफ रिग्रेशन का ये एक तरीके से एग्जांपल हम कह सकते हैं। तो ये 3 लॉज आपको याद रखने हैं हेरिडिटी के, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो है वो हमने आज जो है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के लॉज भी जो है वो यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट ट्विन्स हम पढ़ते हैं। ट्विन्स भी आपको पता होना चाहिए कि ट्विन्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स ऐसे ट्विन्स होते हैं जो सेम ही उनका सेक्स भी रहता है, यानी कि दोनों जो है वो या तो लड़के होंगे या दोनों जो है वो लड़कियां होगी, और सेम ही वो दिखते भी होंगे। तो ऐसे ट्विन्स कैसे होते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विन्स ऐसे ट्विन्स होते हैं जो कि ऑपोजिट मेकअप उनका रहता है। जरूरी नहीं है कि वो सेम ही दिखेंगे, और जरूरी भी नहीं है कि उनका मेक जो सेक्स है वो भी सेम रहता है। ये जो है वो फ्रेटर्नल ट्विन्स जो है वो डायजाइगोटिक होते हैं। मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक का क्या मतलब होता है, मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है कि ये जो आइडेंटिकल ट्विन्स है ये सिंगल फर्टिलाइज एग से स्प्लिट हुए होते हैं, और जो डायजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं वो 2 सेपरेट एग से जो फर्टिलाइज होते हैं। तो सिंगल एग से जो फर्टिलाइज होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, इसीलिए वो सेम होते हैं पूरे। और जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं वो डिफरेंट एग से जो है वो फर्टिलाइज होते हैं। ओके, तो थोड़ी ये आपको बायोलॉजी में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको सेम ये याद रखना है कि मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल होते हैं और डायजाइगोटिक फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। ओके जी, तो ये हमने जो है वो ये ट्विन्स का कंसेप्ट भी यहाँ से कवर कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लैंड्स। यहाँ से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से जो है वो ग्लैंड्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, क्या होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि रिलीज या फिर प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन इनटू डक्ट्स के रूप में, जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, वो जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि ब्लड डायरेक्टली इनटू ब्लड में जो है वो हार्मोन को जो है वो सीक्रेट करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि एग्जांपल बताइए एक्सोक्राइन ग्लैंड के। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड। तो ये क्या है, ये हार्मोन को डक्ट के रूप में जो है वो
रिलीज या फिर सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को। जबकि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इनसे क्वेश्चन बनता है कि ये जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। डक्टलेस क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो डक्ट की फॉर्म में जो है वो हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं, डायरेक्टली इनटू ब्लड में ही जो है वो हार्मोन रिलीज जो है वो होते हैं। इनके एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ से क्वेश्चन और भी डिटेल में बनते हैं कि थायराइड ग्लैंड को जो है वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ध्यान रखना ये पॉइंट भी। ओके, तो यहां से आपके एग्जाम में ग्लैंड से अगर क्वेश्चन बनना तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ओके, डिटेल में अगर आपको ये जो चैप्टर अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी साइकोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो में जाके देखिए, सभी पॉइंट यहाँ पे डिटेल में एक एक करके हमने डिटेल से बात वहाँ पे की हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रीट। उस स्टडी को क्या कहते हैं जिसमें कि कैसे जो है वो जीन और इन्वायरमेंट जो है वो ट्रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसे जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसी स्टडी जिसमें जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है जीन एक्सप्रेशन को, तो उसे जो है वो इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है ये कि मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन क्या है, कि जेनेटिक वेरिएशन बहुत सारे पॉपुलेशन में हमारे होती है, वो क्यों जो है वो जेनेटिक वेरिएशन है, वो जो है वो म्यूटेशन के कारण होती है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होता है डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होना, म्यूटेशन कहलाता है। इसीलिए जो है वो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो बहुत सारे जो पर्सन में है वो हमारे रहती है। ओके, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड इन्वायरमेंट, शेयर्ड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है कल्चरल अपब्रिंगिंग। तो डायरेक्टली अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो एज इट इज आपसे पूछा जाएगा इस टॉपिक से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमने जो है वो 7 चैप्टर साइकोलॉजी के अभी डिस्कस कर लिए डिटेल में। अब हम जो है वो 8th चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। 8th चैप्टर जो है वो हमारा साइको एनालिटिकल थ्योरी रहने वाला है। साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो किसकी थ्योरी है? अब हम थ्योरीज सेक्शन पे आ गए हैं, सिगमंड फ्रॉइड की वो थ्योरी है। अब हम थ्योरीज सेक्शन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए, जो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है ना, ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। सिगमंड फ्रॉइड की वैसे हमें 2 थ्योरीज हमें देखने को मिलती है, एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी और एक है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो 2 थ्योरीज आपको याद रखनी है, किसकी? सिगमंड फ्रॉइड की। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो इन 2 थ्योरीज कौन कौन सी? साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो एक एक करके हम इन्हें रिवाइज करते हैं। देखिए, जो ये सिगमंड फ्रॉइड है, इन्हें जो फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना कि साइको एनालिसिस के फादर किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी। और सिगमंड फ्रॉइड की एक बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो ये बुक का नाम भी आपको क्लियर होना चाहिए। साइको एनालिटिकल जो ये थ्योरी है, ये फीलिंग्स पे बेस्ड थ्योरी है, फीलिंग्स पे बेस्ड ये थ्योरी है। और सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो माइंड को आइसबर्ग कहा था। तो ये सभी पॉइंट सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड याद रखना। देखिए, जो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है ना, इसमें सिंपल से पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पे इस थ्योरी में 2 एस्पेक्ट की बात की थी। एक थी कंक्रीट एस्पेक्ट, एक था डायनेमिक एस्पेक्ट। कंक्रीट एस्पेक्ट में सिगमंड फ्रॉइड ने 3 टाइप के माइंड की बात की। एक थी कॉन्शियस माइंड, एक थी अनकॉन्शियस माइंड, एक थी सबकॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस माइंड। और डायनेमिक एस्पेक्ट में सिगमंड फ्रॉइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की। यहाँ से भी आपके HP टेट एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए, कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसा माइंड होता है जिसमें क्या होते हैं, प्रेजेंटली जो हम चीजें, जो हम थॉट सोच रहे हैं, फीलिंग, परसेप्शन जो हम प्रेजेंटली हमारे माइंड में है, वो हमारे कौन से माइंड में स्टोर रहती है? कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन जिसे कहते हैं। ओके, जबकि प्रेजेंट से आप कॉन्शियस माइंड को रिलेट कीजिए, जबकि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो पास्ट से रिलेट जो है वो अनकॉन्शियस माइंड को आप कीजिए। पास्ट यानी कि जो हमारे पास्ट में जो मेमोरीज रही है, फियर्स हमारे रहे हैं, पास्ट में हमारे कुछ झगड़े हो जाते हैं किसी के साथ, तो वो चीज़ें जो है वो हमारे कौन से माइंड में रहती है? वो सारी घटनाएं हमारे कौन से माइंड में रहती है स्टोर? अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो अनकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट के साथ रिलेट कीजिएगा और अनकॉन्शियस माइंड को पास्ट के साथ। तीसरा टाइप का माइंड है कंक्रीट माइंड, कंक्रीट एस्पेक्ट में सबकॉन्शियस माइंड, जिसे प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? ये जो है वो थॉट्स एंड माइंड दैट आर नॉट करंटली इन कॉन्शियस माइंड। इसमें ऐसे थॉट्स और मेमोरीज होती है जो प्रेजेंटली तो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जोर देकर याद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे
कॉन्शियस माइंड में जो है वो याद आ जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि जैसे आप एग्जाम में पेपर में बैठते हो तो क्या होता है कि आपको जब कोई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है तो आपको क्या होगा कि आपने कभी ना कभी अगर वो क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ होगी पहले से कि मैंने ये पढ़ा है, कॉन्शियस माइंड में नहीं होगी। अगर आप उसे याद करने की कोशिश करते हो तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें याद आ जाती है। तो वो कौन से माइंड में वो आपके चीज़ें थी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें थी। कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में जो थॉट और फीलिंग है, अनकॉन्शियस माइंड जो पास्ट में हमारी मेमोरीज हुई है, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वैसी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें जो जोड़ देकर जो है वो कॉन्शियस माइंड में थोड़ी देर बाद आ जाती है याद करने पे। ओके, तो ये हमने कंक्रीट एस्पेक्ट की बात कर ली। अब एक डायनेमिक एस्पेक्ट भी है साइको एनालिटिकल थ्योरी का, जहां से क्वेश्चन बन जाता है जैसे इड ईगो सुपर ईगो से। इड से क्या क्वेश्चन बनता है कि इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इंस्टिंक्ट की बात, बाय बर्थ जो है वो एक पर्सन में इड होता है, और टू टाइप के इंस्टिंक्ट की बात यहाँ पर इड में होती है। एक है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक है डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को जो है वो इरोज कहते हैं और डेथ इंस्टिंक्ट को थैंटोस कहते हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट भी। लाइफ इंस्टिंक्ट का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल किसी चीज का, और डेथ इंस्टिंक्ट का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये ईड की बात हमने यहाँ पर कह दी। बाय प्लेजर प्रिंसिपल पे जिस चीज से हमें खुशी मिलती है ना वो हमारा ईड कहता है। जबकि ईगो क्या होता है, ईगो वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे ईगो वर्क करता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और डिफेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको अपनी डिटेल्ड वीडियो में बताया था कि एक शुगर का पेशेंट है, उससे क्या होगा कि उसका ईड क्या बोलेगा कि मुझे जो है वो मिठाई खानी है, लेकिन उसके लिए मिठाई अच्छी नहीं है, लेकिन उसका प्लेजर प्रिंसिपल, उसका ईड क्या बोल रहा है, मुझे मिठाई खानी है। तो ईड किस पे वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जबकि उस शुगर पेशेंट का ईगो क्या बोलेगा कि मैं जो है वो सिर्फ एक ही पीस खाऊंगा, यानी कि रियलिटी उसे पता है कि मेरे लिए वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म वो क्रिएट कर लेगा कि एक खा लेता हूँ, एक से कुछ नहीं होगा। जबकि तीसरा एक सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, बिल्कुल ईड का ऑपोजिट। ईड जो है वो प्लेजर के लिए चीजें करता है, जबकि सुपर ईगो बिल्कुल उल्टा। जो ये सुपर ईगो है ना, ये मोरालिटी और सोशल फैक्टर पे डिपेंड होगा। जो मोरालिटी, जो मोरल कहेंगे, जो सोसाइटी कहेगी, वो जो है वो सुपर ईगो कहता है। मोरालिटी कहती है, सोसाइटी कहेगी कि शुगर पेशेंट को जो है वो मीट जो शुगर खाना है वो ठीक नहीं है, तो सुपर ईगो कहेगा कि मिठाई को मत खाओ। तो ये जो है वो हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी में कंक्रीट एस्पेक्ट की बात भी कर ली। ये पता होने चाहिए आपको, कंक्रीट एस्पेक्ट कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, और डायनेमिक एस्पेक्ट इड ईगो सुपर ईगो। इतनी सी ये थ्योरी है, यही आपको की पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अपने यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी किसकी है, अभी मैंने आपको बताया। ये दोनों थ्योरी, साइको एनालिटिकल और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी सिगमंड फ्रॉइड की है। इसमें बताया है कि किस तरीके से जो है हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट एक बच्चे की जो है वो होती है। तो आपको मैंने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में तो पॉइंट बता ही दिए कि साइको एनालिसिस के फादर इन्हें कहा जाता है, ये तो हमने कर लिया। देखिए ये इस थ्योरी में सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि सेक्सुअल डेवलपमेंट एक बच्चे की कैसे होती है, ये इस थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, जिसमें उसने फाइव टाइप की जो है वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो है वो बताई है सिगमंड फ्रॉइड ने। कौन कौन सी वो स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ओरल स्टेज पहली स्टेज है, टाइम पीरियड बर्थ टू 1 ईयर रहता है। एनल स्टेज 1 to 3 ईयर, फेलिक स्टेज 3 to 6 ईयर, लेटेंसी स्टेज 6 to प्यूबर्टी टाइम पीरियड रहता है, और जेनिटल स्टेज जो है वो प्यूबर्टी ऑनवर्ड रहता है। तो यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन आपसे एक बार एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया था कि फिफ्थ स्टेज जो है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की कौन सी है। तो पांचवी हमने कौन सी पढ़ रहे हैं, जेनिटल स्टेज। तो आपको पांचों के पांचों स्टेजेस के नाम आप क्लियर रखिएगा, ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। पांचों याद हो गई, और टाइम पीरियड भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने ये जो स्टेजेस है ना, ये अपनी डिटेल्ड वीडियो में जो है वो इन स्टेजेस के बारे में भी डिटेल में बात की है। तो यहाँ पर तो हम ये बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो है वो नेम से ही यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर आपको डिटेल में जानना है फिर भी, तब आप जो है वो हमारी साइकोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो में ये सभी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हमारी थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आपको पता होना चाहिए किसकी ये थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की ये थ्योरी है। इस थ्योरी में क्या है कि किस तरीके से जो है वो एक बच्चे की या फिर एक पर्सन की सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास जो है वो एक पर्सन का कैसे होता है। तो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है, सबसे पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन, क्या एरिक एरिक्सन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। जो मैंने आपको बताया ना, एक स्टेटमेंट थी एरिक एरिक्सन की कि एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। ये किसकी स्टेटमेंट है, एरिक एरिक्सन ने एडोलेसेंस स्टेज के बारे में कहा था कि एडोलेसेंस कैसी स्टेज है,
एडोलेसेंस जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड है। तो आपको ये एरिक एरिक्सन से क्लियर होना चाहिए। और सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी एरिक एरिक्सन की है। ये एक जर्मन अमेरिकन ये साइकोलॉजिस्ट थे, एरिक एरिक्सन। इनकी बुक का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। हमने सिगमंड फ्रॉइड की बुक का क्या नाम पढ़ा था? सिगमंड फ्रॉइड की बुक का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और एरिक एरिक्सन की बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ओके जी। इस थ्योरी में जो है वो एरिक एरिक्सन ने 8 टाइप की में स्टेजेस बताई है। जैसे जैसे जो है वो एक पर्सन की जो है वो सोशल डेवलपमेंट होती है, 8 टाइप के स्टेजेस की बात इसमें करते हैं। यहाँ से भी ये स्टेजेस के नाम आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट। कौन कौन से नाम है, 8 स्टेजेस कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। स्टेज 1 है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, याद रखिएगा ये। सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट। ओके, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियरिटी। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। सिक्स्थ स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सेवंथ स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एंड एट्थ स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एक बार एचपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि सेवंथ स्टेज साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की कौन सी है, तो कौन सी है? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन हमने पढ़ा। तो इस टाइप के इजी से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेजेस के नाम अच्छे से नोट कर लेने हैं और याद कर लेने हैं। 8 के 8 स्टेजेस। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कितने स्टेजेस की बात एरिक एरिक्सन अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में करते हैं, तो 8 टाइप के स्टेजेस की बात करते हैं। इनकी जो है वो एक ट्रिक भी है TAI4GE, यानी कि फर्स्ट लेटर से ये स्टेजेस के नाम है। ये इस ट्रिक में यहाँ पे लिखा है, T फॉर ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, A फॉर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इस तरीके से ये टिक बनाई गई है। I4 का मतलब है आई जो है वो अगली 4 स्टेजेस में फर्स्ट लेटर है। और GE का मतलब है जनरेटिविटी, E का वर्सेस है मतलब है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। TAI4GE। इस तरीके से भी ये 8 के 8 स्टेजेस आप याद रख सकते हैं, या फिर कोई अपनी ट्रिक भी आप बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कई बार पूछा गया है किसकी है? एरिक एरिक्सन की। हमने पूरी स्टेजेस के बारे में भी बात कर ली। डिटेल में इन स्टेजेस के बारे में जानना है तो आप हमारी डिटेल्ड वीडियो में भी देख सकते हैं, वहां पे हमने एक एक स्टेज के बारे में डिटेल में बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी की, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी आपको पता होना चाहिए किसकी है। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग की थ्योरी है। तो आपसे पूछे, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसकी हमने पढ़ी? सिगमंड फ्रॉइड की पढ़ी। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी पढ़ी? वो भी हमने सिगमंड फ्रॉइड की पढ़ी। उसके बाद हमने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, वो हमने जो है वो एरिक एरिक्सन की पढ़ी। और अब हम कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की, किस तरीके से मॉरल नैतिक विकास होता है एक पर्सन में, एक बच्चे में। कोहलबर्ग ने इसके बारे में एक थ्योरी दी है, तो आपको याद रखना है कोहलबर्ग का नाम। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी से? यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि मॉरल रीजनिंग क्या होता है। मॉरल रीजनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इज टर्म एज मॉरल रीजनिंग, कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, इस चीज का ये सोचना क्या हुआ, इसे ही जो है वो मॉरल रीजनिंग कहते हैं। तो एक पर्सन में जो है वो मॉरल डेवलपमेंट एक पर्सन की कैसे होती है, तो कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में जो है वो 3 स्टेजेस और 6 लेवल में बात की है कि 3 लेवल्स होते हैं मॉरल डेवलपमेंट के और 6 स्टेजेस में जो है वो मॉरल डेवलपमेंट होती है। देखिए कौन कौन से वो लेवल्स है, कौन कौन से वो स्टेजेस है, वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम बार यहाँ से यही क्वेश्चन देखने को मिला है कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है, तो कोहलबर्ग तो आपको पता होना ही चाहिए, जबकि हम लेवल्स की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखिए यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 3 लेवल की मैंने बात आपको मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में की। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ओके जी, इन लेवल में जो है वो फर्दर 2 स्टेजेस आती है, यानी कि 3 लेवल है तो 6 स्टेजेस आएंगी। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज। सेकंड स्टेज है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज स्टेज, जिसे टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। थर्ड स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज। सिक्स्थ स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये 6 के 6 स्टेजेस याद होनी चाहिए। 3 लेवल नेम आपको क्लियर होने चाहिए। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी? कोहलबर्ग ने दी। तो ये सभी पॉइंट हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में भी कवर किए हैं। आपको डिटेल में ये सभी पॉइंट जानने हैं तो आप हमारी साइकोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो देखिए, ये हमने रिवाइज कर लिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम जो है वो यहाँ पे ये डिटेल में ये बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी की ओर डायरेक्टली हम जाने वाले हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इन वीडियोस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि टूटे जीके के आप इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें मैसेज कीजिए, डायरेक्ट डीएम कीजिए। मिनिमम कॉस्ट पे आपको वो ये पीडीएफ भी जो है वो पूरी
कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमने 12th चैप्टर का पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इंपॉर्टेंट है पियाजे की डेवलपमेंट की थ्योरी। देखिए पियाजे ने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की बात पियाजे करते हैं। पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी देते हैं। पियाजे की कौन सी थ्योरी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। इससे पहले हमने कोहलबर्ग की कौन सी डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी। ओके, याद करते रहना है ये पॉइंट। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड। माइंड जो है वो कि माइंड का विकास कि किस तरीके से एक बच्चे में या फिर एक पर्सन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, माइंड की डेवलपमेंट होती है। तो ये थ्योरी किसने दी? जीन पियाजे इनका पूरा नाम था, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। तो जो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे ना, वो सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर करा देता हूं कि जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो हम उसके अंडर हम 3 थ्योरीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक हम पियाजे की थ्योरी जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक है विगोट्स्की की थ्योरी, एक है ब्रूनर की थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरी हमें पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। पियाजे की थ्योरी सबसे पहले देखते हैं। जीन पियाजे जो है वो हमने पढ़ा है पहले भी कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे को कहा जाता है, और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं HP टेट एग्जाम में। जीन पियाजे कौन सी कंट्री से थे? ये क्वेश्चन भी बना है। स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे। ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनकी बुक का नाम क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। बुक का नाम भी एक बार पूछा गया है HP टेट एग्जाम में। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनता है कि किसने जो है वो कहा था कि चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट। तो जीन पियाजे की ये स्टेटमेंट है कि चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट। और जीन पियाजे ने ही कहा था कि लैंग्वेज बेस्ड अपॉन थिंकिंग, जो हम बोलते हैं ना वो हमारी थिंकिंग पे डिपेंड होता है। लैंग्वेज किसके ऊपर बेस्ड है? थिंकिंग पे बेस्ड है। तो ये जीन पियाजे के बारे में हमने बेसिक पॉइंट जान लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अभी हम जो है वो यहाँ पर जीन पियाजे जो है वो 4 फैक्टर्स की बात भी करते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहला है मैच्योरेशन, परिपक्वता, एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। थर्ड है सोशल इंटरेक्शन एंड फोर्थ है इक्विलिब्रियम। तो ये 4 ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। याद रखना ये पॉइंट भी। यहाँ से कई बार जो है वो ये क्वेश्चन बनता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बिठाना। तो ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको स्कीमा समझना पड़ता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में होती है ना, वो एक पैकेट के रूप में फॉर्म जो है वो स्टोर हमारे माइंड में रहती है। उसे क्या कहते हैं? वो स्कीमा उसे कहते हैं। आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन भी स्कीमा को पैकेट के रूप में माइंड में। ओके, वो स्कीमा है। देखिए एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इन स्कीमा। जो हमारा कोई स्कीमा होगा माइंड में, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में होगा, हम जब गेन करेंगे, तो जब हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं अपने स्कीमा में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे एसिमिलेशन करते हैं। और जब हम उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं, उसमें और इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बिठाना ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ये आप गलत करके नहीं आएंगे। यहाँ से क्या क्वेश्चन बना है एसिमिलेशन से? द प्रोसेस बाय विच पर्सन टेक्स मटेरियल एंड हिज माइंड फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से कोई नई चीज जब सीखता है तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। याद रखना ये पॉइंट। तो ये 4 फैक्टर जो है वो आप जीन पियाजे की थ्योरी में याद रखना कि जो कि जीन पियाजे कहते हैं कि ये फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। अब जो है वो जीन पियाजे इस थ्योरी में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जीन पियाजे की थ्योरी है। इसमें जो है वो जीन पियाजे 4 स्टेजेस की बात भी करते हैं कि किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से चलती है एक बच्चे की या फिर एक पर्सन की। देखिए सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज याद करके रखिए। टाइम पीरियड 0 से 2 ईयर का जब बच्चा होता है ना, वो कौन सी स्टेज में होता है? वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल जो है वो इसका टाइम पीरियड रहता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 से अबव। तो ये चारों स्टेजेस विद टाइम पीरियड क्लियर आपको याद होने चाहिए। तो 4 स्टेजेस हमने पढ़ ली। यहाँ पे भी जो है वो ये स्टेजेस लिखी है, तो ये याद कर लेना। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ से इन स्टेजेस से तो हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाते हैं। यहाँ से डिटेल में भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज से क्वेश्चन बनते हैं कि किस स्टेज में सेंसिस जो है वो टीचर होती है, बच्चा सेंसिस के थ्रू सीखता है। तो हमने सेंसरी मोटर स्टेज में ये पढ़ा है। 0 से 2 साल का बच्चा इस स्टेज में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में किस स्टेज में होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बच्चे के सामने जो चीज़ है उसके बारे में ही बच्चा सिर्फ सोच पाता है। अगर बच्चे से वो ऑब्जेक्ट अगर ले लिया जाएगा तो बच्चा थोड़ी देर बाद भूल जाता है उसके बारे में। तो यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये जो है वो बच्चे में सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। टाइम पीरियड 2 to 6 ईयर रहता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की स्टेज में शुरू हो जाती है। बच्चा जो है वो बोलना शुरू करता है इस स्टेज में।
चाइल्ड बिगिन टू एक्वायर वोकेबलरी, वोकेबलरी एक्वायर करना शुरू कर देता है। सिंबॉलिक थॉट होते हैं बच्चे के। ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है, यानी कि नैरो थॉट जो है वो बच्चे के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की, एनिमिस्टिक थिंकिंग भी जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, वो एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी कि बच्चा सोचता है कि लिविंग थिंग की सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, तो एनिमिस्टिक थिंकिंग भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से क्वेश्चन फेमस रहता है कि किस स्टेज में बच्चा जो है वो कंक्रीट लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। कंक्रीट लॉजिक लगाना, कंक्रीट लॉजिक का मतलब है कि जो चीज़ें सामने है ना उस पर लॉजिक लगाना बच्चा किस स्टेज में सीखता है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है। बच्चे को जो है वो कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट पता हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से क्वेश्चन आपका बनता है कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो है वो बच्चा कौन से स्टेज में लगाना शुरू करता है, तो ऑब्जेक्ट लॉजिक जो है वो, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना जो है वो बच्चा, उसके बारे में भी सोचना, उसके बारे में लॉजिक लगाना बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जब बच्चा 11 से 15 साल या फिर 12 से अबव का होता है तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। तो उस स्टेज में जो है बच्चा हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। तो ये सभी पॉइंट आप, ये चारों के चारों स्टेजेस से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही है, तो ये ध्यान आप रखेंगे चारों स्टेज और सभी करेक्टरिस्टिक्स स्टेज के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विगोर्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी की। अभी हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ दी, अब हम विगोर्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी पढ़ते हैं, जो एक कॉग्निटिव थ्योरी ही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉग्निटिव थ्योरी कितनी है, 3 थ्योरीज कॉग्निटिव थ्योरी है। एक है पियाजे की थ्योरी, एक है विगोर्स्की की थ्योरी, एक है ब्रूनर की थ्योरी। अब हम कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, विगोर्स्की की थ्योरी अब हम रिवाइज करने वाले हैं। विगोर्स्की की थ्योरी का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी कि विगोर्स्की कहते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 3 चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। कौन कौन सी, एक है सोशियो कल्चर, नेम से ही क्लियर है, एक है सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 चीज़ों का रोल जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो सोशियो कल्चर थ्योरी आप याद करके रखेंगे किसकी है, विगोर्स्की की है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो ये विगोर्स्की है ना, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। विगोर्स्की कौन सी कंट्री के थे, रशियन ये साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये। ओके, इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है वो 2-3 कंसेप्ट दिए, वो मैं आपको जल्दी से यहाँ से रिवाइज करा लेता हूँ। देखिए, विगोर्स्की ने अपनी थ्योरी में एमक्यू की बात की थी, स्कैफोल्डिंग की बात की थी और जेडपीडी की बात की थी। जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, विगोर्स्की ने, एमक्यू का मतलब होता है मोस्ट नॉलेज अदर, जो कि मोस्ट नॉलेज अदर क्या होता है, जिसे ज़्यादा नॉलेज होती है आपसे। जैसे एक बच्चा है, बच्चे के लिए एमक्यू कौन होगा, उसके टीचर होंगे, टीचर को उससे ज़्यादा नॉलेज होगी, उसके पेरेंट्स होंगे। तो एमक्यू कौन होता है, जो है वो, जिससे जो है वो मोस्ट नॉलेज होगी, मोर नॉलेज अदर। ओके, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जो एमक्यू हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे टीचर होता है क्लास में, टीचर होता है स्कूल में, तो वो क्या करता है, बच्चों की हेल्प करता है। तो वो हेल्प जो प्रोवाइड करता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, उसे हम यहाँ से समझेंगे। देखिए, 3 चीज़ें होती है, जैसे कि इस पिक्चर से हम समझते हैं। देखिए, इस पिक्चर में क्या है, एक बच्चा है और उसके फादर है। वो बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है। तो सबसे पहले साइकिल की सबसे ज़्यादा नॉलेज किसे होगी, बच्चे को होगी या फिर उसके फादर को होगी। जाहिर सी बात है उसके फादर को ज़्यादा नॉलेज होगी साइकिल की। तो एमक्यू, मोर नॉलेज अदर, कौन हुआ, तो मोर नॉलेज अदर उसके फादर हुए। और स्कैफोल्डिंग क्या हुई, स्कैफोल्डिंग होता है हेल्प वो क्या कर रहे हैं, एमक्यू साइकिल चलाना बच्चे को सीख रहे हैं। अब जेडपीडी क्या हुआ, जेडपीडी हुआ अगर जब ये बच्चा जो है वो साइकिल चलाना किससे सीख रहा है, फादर से सीख रहा है। जब ये बच्चा जो है वो अपने फादर की मदद से जब साइकिल चलाना सीख गया ना, इस पिक्चर में जब आप देख रहे हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है, कई बार बना है जेडपीडी की फुल फॉर्म, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 3 तरीके के ये जोन रहते हैं, एक होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एक होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक होता है जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होता है कि जब हम जो है वो कोई भी चीज़ बिना किसी एमक्यू के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी के हेल्प के जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो उससे क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। जब हम एमक्यू की हेल्प से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और जब हम एमक्यू की हेल्प अगर एमक्यू ने की और तब भी अगर हम नहीं सीख पाए ना, तो उसे कहते हैं जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट। तो इतना डिटेल में तो आपको जो है वो जाने की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में ये सभी कंसेप्ट आपके डिटेल में भी कवर कराए हैं। अगर आपको ये डिटेल में कंसेप्ट समझने हैं तो आप हमारी साइकोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो में ये सभी पॉइंट देख सकते हैं। ओके,
विगोट्स्की ने जो है वो अपनी थ्योरी में 4 टाइप के लर्निंग की बात भी की थी। कौन कौन सी? कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, पीयर लर्निंग। तो ये चारों लर्निंग ध्यान रखना। और 3 टाइप के स्पीचेस की बात भी की थी। कौन कौन सी? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। सोशल स्पीच जो है वो बच्चे में 2 साल में जो है वो बच्चा शुरू करता है। सोशल का मतलब है सोसाइटी के साथ बात करना। प्राइवेट स्पीच का मतलब है कि आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो खुद से ही बातें करना कई बार शुरू करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो 3 साल में बच्चा जो है वो करना शुरू करता है। और इनर स्पीच का मतलब होता है मन में ही अपने आप से ही बात करना, तो 7 साल में ये बच्चे में आता है। प्राइवेट स्पीच यानी कि अपने साथ ही जब बात करता है ना, तो विगोट्स्की क्या कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच जो है वो सेल्फ रेगुलेशन का ये साइन है। ओके, प्राइवेट स्पीच। तो ये पॉइंट भी एचपी टेट एग्जाम में बना हुआ है कि अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की प्राइवेट स्पीच जो है वो किसका साइन है? तो सेल्फ रेगुलेशन का साइन है। जबकि पियाजे जो है वो प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिज्म ये कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म यानी कि नैरो थॉट। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमने ये विगोट्स्की की थ्योरी भी हमने यहाँ से ये कवर कर ली। अब हम तीसरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी यहाँ से कवर करने वाले हैं। ब्रूनर की थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। ब्रूनर की थ्योरीज का नाम क्या है? ब्रूनर की थ्योरी का नाम है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। क्या नाम है? डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। यहाँ से सिंपल से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि ब्रूनर एक अमेरिकन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट था, जिसने जो है वो 3 टाइप के लर्निंग मोड्स की बात की थी। कौन कौन से? ये आपको पता होने चाहिए। 3 लर्निंग मोड कौन कौन से? इनएक्टिव, आइकोनिक एंड सिंबॉलिक। ये 3 लर्निंग मोड की बात जो है वो ब्रूनर अपनी थ्योरी में करते हैं। क्या है ये मोड? किस तरीके से लर्निंग होती है वो बेसिकली इस जो है वो में जो वो बताया गया है। इनएक्टिव मोड का मतलब है जब बच्चा 0 से 3 साल का होता है ना, तो बच्चा क्या करता है, किस तरीके से लर्निंग होती है? लर्निंग थ्रू मूवमेंट और एक्शन। रियल चीज़ों से जो है वो बच्चा इस मोड में जो है वो इस एज में जो है वो सीखता है, इनएक्टिव मोड में। और आइकोनिक मोड होता है 3 से 7 साल का जब बच्चा होता है, इमेज बेस्ड लर्निंग बच्चा करता है, इमेज से जो है वो सीखना शुरू करता है। और सिंबॉलिक मोड का मतलब होता है जब बच्चा 8 से अबव हो जाता है ना, तो बच्चा लैंग्वेज और सिंबल से जो है वो लर्निंग शुरू करता है, सीखना। ओके, तो ये तीनों मोड आपको क्लियर होने चाहिए, इनएक्टिव, आइकोनिक एंड सिंबॉलिक। टाइम पीरियड भी ध्यान रखना। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा, स्कैफोल्डिंग क्या होती है? एक तरीके से हेल्प होती है। हमने अभी पढ़ा विगोट्स्की के थ्योरी में था ये स्कैफोल्डिंग का पॉइंट। देखिए जो ये स्कैफोल्डिंग का पॉइंट है ना, ये बेसिकली ब्रूनर ने ही ये दिया था स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट। बाद में चल के ब्रूनर के बाद ये विगोट्स्की ने इसका यूज किया था। अगर आपसे पूछे कि ब्रूनर का कंसेप्ट किसने दिया, तो आप जो है वो स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया, तब आप ब्रूनर पर प्रेफरेंस रखेंगे। अगर ब्रूनर ऑप्शन में नहीं है तब आप विगोट्स्की के साथ जा सकते हैं। ओके जी, तो हमने तीनों जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कवर कर ली। तो क्या क्या हमने यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरी हमने कवर कर ली है? देखिए, सबसे पहले हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी कवर की, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी थी कवर की, जो कि किसकी थ्योरी थी? सिगमंड फ्रीड की थ्योरी थी। उसके बाद हमने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी थी कवर की, एरिक्सन की थ्योरी थी, जिसमें 8 टाइप की स्टेजेस की बात एरिक्सन करते हैं सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में। उसके बाद हमने 3 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी, पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, वाइगोट्स्की की डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, और ब्रूनर की भी पढ़ी, जिसमें 3 लर्निंग मोड की बात ब्रूनर करते हैं। तो ये सभी थ्योरी हमने कवर कर ली। अब हम जो कुछ और थ्योरी भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जैसे बिहेवियरिस्टिक थ्योरी हमारी बचती है। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का में जो है वो 4 थ्योरीज आती है। एक है पेवलोव की थ्योरी, जेबी वॉटसन की थ्योरी, बीएफ स्किनर की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी। ये 4 थ्योरीज अब हम इसके बाद नेक्स्ट रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में जो है वो 4 थ्योरीज आती है, पेवलोव की थ्योरी और जेबी वॉटसन की थ्योरी। सबसे पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है, ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके जी, तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बिहेवियरिज्म की। यहाँ पे बात सबसे पहले करते हैं, बिहेवियरिज्म हमें समझना पड़ता है, उसके बाद हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पे जाएंगे। बिहेवियरिज्म के सबसे पहले क्वेश्चन याद कीजिए कि बिहेवियरिज्म के फादर कौन है? जेबी वॉटसन है। जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म के फादर है। तो बिहेवियरिज्म का मतलब होता है जो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं दूसरों का बिहेवियर और उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, तो वही एक तरीके से बिहेवियरिज्म है। ओके, तो जो ये बिहेवियरिज्म है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये 2 टाइप की थ्योरी हम पढ़ते हैं, 2 टाइप की कंडीशनिंग हम देखते हैं। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक है ओपरेंट कंडीशनिंग। ये 2 टाइप की कंडीशनिंग है ना, इसके अंडर ये 2 थ्योरीज आती है। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंडर 2 थ्योरीज आती है, एक है पेवलोव की थ्योरी, एक है जेबी वॉटसन की थ्योरी। एक है ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरा जिसमें फर्दर 2 थ्योरीज आती है, स्किनर की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी।
तो आपको सबसे पहले 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। देखिए जो आपके एचपी टेट एग्जाम में बने भी है। सबसे पहले कि बिहेवियरिज्म के फादर कौन है? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म हमने पढ़े जे.बी. वॉटसन, जिनकी ये थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की। अगर आपसे पूछे क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर कौन है, तब आप बताएंगे पेवलोव, जिनकी ये थ्योरी है पेवलोव की थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर कौन है? तो ये है स्किनर, जिनकी स्किनर की थ्योरी है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी में 2 थ्योरीज आती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा नाम याद करके रखिए एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी क्यों? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस, सबसे पहले हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को ही समझ लेते हैं। स्टिमुलस होता है एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर और फिजिकल बिहेवियरल चेंज, जिससे जो है वो कोई बिहेवियरल चेंज आए, जिससे कोई फिजिकल चेंज आए, वो होता है स्टिमुलस। जैसे कि कोई शुगर का पेशेंट है, उसे देखा जाता है कि मिठाई खाना उसे ज़्यादा पसंद रहता है, तो उसके लिए स्टिमुलस का काम कौन करेगा? वो मिठाई करती है। रिस्पॉन्स क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है जैसे मिठाई को देखकर जो है वो सलाइवा होता है, तो मुंह में पानी आता है, तो वो रिस्पॉन्स होता है। तो सलाइवा जो है वो रिस्पॉन्स हुआ, मिठाई क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ, जिससे बिहेवियरल चेंज हुआ। तो इसीलिए पहले जो है वो स्टिमुलस जो है वो दिया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, और बाद में जो है वो स्टिमुलस के बेस पे रिस्पॉन्स जो है वो चेक किया जाता है। तो 2 थ्योरीज इसके बेस पर है, एक है इवान पेवलोव की थ्योरी, एक है जे.बी. वॉटसन की थ्योरी। तो बात करते हैं कि इन थ्योरीज के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं पेवलोव की थ्योरी की। पेवलोव की थ्योरी कौन सी है? क्लासिकल कंडीशनिंग की है। ओके, पेवलोव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? क्वेश्चन पहला, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये आपको पता होना चाहिए। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? क्या किया था कि एक डॉग को जो है वो बंद किया था पेवलोव ने, और क्या किया था कि उसने, पेवलोव ऑब्जर्व करते हैं कि जब डॉग के लिए फूड आता है ना, तो वो क्या करता है कि वो सलाइवा जनरेट करता है। जबकि पेवलोव ने देखा अगर हम बेल बजाएंगे तो कोई सलाइवा जनरेट डॉग नहीं करता था। तो ये एक्सपेरिमेंट था एक तरीके का पेवलोव का डॉग पर। ओके, तो क्या हुआ कि पेवलोव ने क्या किया, एक कंडीशनिंग एक डॉग की कर दी। कैसी कंडीशनिंग की? कि क्या हुआ कि पेवलोव ये करने लगा कि जब वो फूड जो है वो डॉग को लाता था ना, तो क्या करता था, पहले बेल बजाता था, तब फूड जो है वो देता था डॉग को। तो क्या हुआ, पेवलोव ने देखा कि फूड मिलने पर डॉग क्या करता है, सलाइवा जनरेट करता है। तो डॉग की एक तरीके से क्या होगी, कंडीशनिंग हो गई। जब बार बार पेवलोव ये रोज करता था कि पहले बेल बजाता था, डॉग को खाना देता था, और डॉग क्या करता था, सलाइवा जनरेट करता था। तो डॉग को लगा कि जैसे ही बेल बजेगी ना, ये मेरे खाने का टाइम हो गया। तो क्या हुआ, जब बहुत बार जब पेवलोव ने ये रिपीट किया, बेल बजाई, खाना दिया, सलाइवा आया, तो एक दिन क्या किया पेवलोव ने, सिर्फ बेल बजाई और खाना दिया ही नहीं। तो पेवलोव ने क्या किया, एब्जॉर्व कि डॉग जो है वो अब बेल की साउंड से ही जो है वो सलाइवा जनरेट करना शुरू कर देता है, कि डॉग को लगता है कि जो खाना है वो आने वाला है। तो ये एक तरीके से क्या किया पेवलोव ने, स्टिमुलस दिया पहले फूड दिया, पहले बेल दिया, सलाइवा जो है वो स्टिमुलस दिया पहले फूड, उसके बाद जो है उसका सलाइवा रिस्पॉन्स जो है वो चेक किया। तो ये क्या है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है पेवलोव की। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। आई होप ये पेवलोव की थ्योरी आपको समझ आई होगी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि बिफोर कंडीशनिंग में अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था। देखिए मैंने स्टिमुलस आपको क्या बताया था, स्टिमुलस मैंने आपको बताया जिससे बिहेवियरल चेंज हो एक बॉडी में। जैसे कि कुत्ते को जो है वो फूड कर देख को क्या होता है कि एक चेंज हो जाता है, एक बिहेवियरल चेंज एक जो है वो डॉग में आ जाता है। तो बिफोर कंडीशनिंग यानी कि कंडीशनिंग से पहले क्या जो स्टिमुलस है उसे क्या कहते हैं, उसे अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। तो फूड को देखकर जो है वो स्टिमुलस क्या हुआ, एक तरीके से बिफोर कंडीशनिंग में डॉग के लिए अनकंडीशनड स्टिमुलस, और उसको देखकर रिस्पॉन्स क्या आया, सलाइवा आया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है वो पेवलोव की थ्योरी में क्या था, स्टिमुलस था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था फूड, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा था। ओके जी, आपसे पूछा जाएगा कि जब कंडीशनिंग कर दी तो कंडीशनिंग के बाद कंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा, कंडीशन स्टिमुलस हो गया बेल या फिर सीटी, और जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है तो बेल को सुन के ही क्या आया, रिस्पॉन्स सलाइवा आया। तो यही आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपके एचपी टेट एग्जाम में अगर डिटेल में क्वेश्चन बनता है तो बिफोर आपसे कंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशनड स्टिमुलस से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने ये डिटेल में भी अपनी डिटेल की जो है वो साइकोलॉजी की वीडियो में डिस्कस किया है। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आया है तो वो वीडियो आप देख लीजिए डिटेल में, वहां से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके जी, हम एक तरीके से यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन जब हम कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना ही सही यहाँ पे ये कवर करने वाले हैं। देखिए उसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पे बात करेंगे अब जे.बी. वॉटसन की भी बिल्कुल सिमिलर सी जो है वो थ्योरी थी पेवलोव की तरह ही। क्या थ्योरी थी,
जेबी वॉटसन की जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, जैसे पेवलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो जेबी वॉटसन ने एक एल्बर्ट नाम के बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एल्बर्ट नाम के बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक बच्चे को जो है वो एल्बर्ट क्या करते हैं कि एक रूम में छोड़ देते हैं और एक साउंड चलाते हैं। साउंड चलाते हैं तो बच्चा क्या होता है, डर जाता है। तो उसके लिए बिहेवियरल चेंज उसमें आया, डर का माहौल हुआ। तो किसको देखकर हुआ? साउंड को सुन के हुआ। तो साउंड क्या हुआ बिफोर कंडीशनिंग में? साउंड जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस हुआ और उसका रिस्पॉन्स क्या आया? डर, फियर जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था। और उसके बाद क्या किया, जब वो साउंड को सुन के डर रहा था, उसने क्या किया कि पहले जो है वो साउंड जो है वो एक चला, पहले क्या किया कि एक साउंड के साथ साथ अब जो है वो जेबी वॉटसन ने क्या किया कि साथ साउंड के साथ साथ जो है वो एक चूहे को भी जो है वो उस रूम में छोड़ दिया। पहले चूहा छोड़ा और साउंड चलाई। जो चूहा है, चूहे से पहले जो है वो बच्चा डर नहीं रहा था, पहले उससे चूहे को डर नहीं लगता था। जैसे ही उसने चूहा छोड़ा और साउंड चलाई, वो जो है वो डरने लगा। वो किससे डरा? वैसे तो वो तो साउंड से डर रहा था, चूहे से नहीं डरा। तो क्या किया, एक कंडीशनिंग कर दी कि जब जैसे ही चूहा कमरे में आएगा तो क्या होगा, साउंड चलेगी और वो बच्चा जो है वो एल्बर्ट बच्चा डर जाएगा। तो एक बार उसने क्या किया, जेबी वॉटसन ने सिर्फ रैट ही जो है वो रूम में छोड़ा, साउंड नहीं चलाई। तो बच्चा क्या हुआ, बच्चा जो है वो डर गया। उसे लगा कि साउंड अब चलने वाली है, जिससे वो डरता था। तो बच्चा जो है वो अब रैट को देखकर ही डरने लगा, पहले जबकि बच्चा जो है वो रैट से नहीं डरता था। तो ये एक तरीके से बिल्कुल सिमिलर सी ये थ्योरी है पेवलोव की थ्योरी की तरह। आपसे इतनी डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस थ्योरी में कंडीशनड स्टिमुलस क्या हुआ? कंडीशनड स्टिमुलस हुआ रैट और कंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ फियर। तो इस तरीके से सिमिलर तरीके से आप ये थ्योरीज याद रख सकते हो। पेवलोव की थ्योरी डॉग की है और जेबी वॉटसन की है लिटिल एल्बर्ट क्या एक्सपेरिमेंट। ओके जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी थ्योरीज आती है। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने पेवलोव और जेबी वॉटसन की थ्योरी पढ़ ली। ओपरेंट कंडीशनिंग में आती है बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी। ओके जी, पढ़ लेते हैं हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है को हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं। आरएस थ्योरी क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो हम सबसे पहले रिस्पांस लेते हैं और उसके बाद जो है वो स्टिमुलस देते हैं। ओके, कैसे ये देते हैं वो हम इन थ्योरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्किनर की थ्योरी की। एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, आरएस थ्योरी, तो ये सभी जो है वो एक ही नाम है। स्किनर की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। स्किनर ने जो है वो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। रैट यानी कि चूहा या फिर पीजन होता है कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक स्किनर बॉक्स में जो है वो एक रैट को जो है वो स्किनर बंद कर देते हैं। क्या होता है? यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिए, ये जो थ्योरी है ना, ये पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे बेस्ड ये थ्योरी है। कैसे पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे बेस्ड ये थ्योरी है, अभी हम ये समझने वाले हैं। देखिए क्या किया स्किनर ने कि एक रैट को जो है वो एक स्किनर बॉक्स में बंद कर देता है। वो रैट कैसा होता है? वो हंग्री होता है, भूखा होता है। स्किनर बॉक्स में बंद कर देता है। उस बॉक्स में क्या होते हैं? दो लीवर होते हैं, दो बटन लगे होते हैं उस बॉक्स में। एक बटन को दबाने से क्या होता है? फूड मिलता है और एक दूसरा बटन होता है, उससे उसको दबाने से क्या होता है? उस बॉक्स में करंट लगना शुरू कर देता है। तो जब भूख लगेगी कैट को तो क्या होगा? कैट जो है वो उछल कूद करेगा बॉक्स में। तो क्या हुआ कि गलती से एक बार रैट का पैर जो है वो एक बटन पे पड़ता है, जिससे उसे करंट लग जाता है। तो करंट लगेगा तो वो और ज्यादा उछल कूद करेगा, साथ में वो भूखा भी होता है। एक बार क्या हुआ, गलती से उसका पैर फर्स्ट नंबर के बटन पे लगा, पे पड़ गया और उसको बॉक्स में क्या आ गया? फूड आ गया। तो जब उसने बार बार जब उसे भूख लगती थी वो उछल कूद करता था, कभी उसे शौक लगता था, कभी खाना आता था। तो एक तरीके से क्या हुआ कि कैट जो रैट है उसने एक बार क्या कर दिया कि कंडीशनिंग कर दिया। उसने उसे पता चल गया कि इस बटन को दबाने से मुझे करंट लग रहा है, इस बटन को दबाने से मुझे जो है वो खाना आ रहा है। तो अब वो क्या करता है, जैसे उसे भूख लगती है तो वो सिर्फ खाने वाले फूड वाले बटन को दबाता था। तो ये एक तरीके से उसने क्या कर दी? लर्निंग कर दी। तो यही थ्योरी है स्किनर की ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ओके जी, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 2 लीवर्स लगे थे, एक से करंट लगता था, एक से फूड आता था। तो यही एक्सपेरिमेंट किया था ओपरेंट कंडीशनिंग में। तो तभी मैंने आपको बताया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे ये थ्योरी बेस्ड थी। रिवॉर्ड पे कैसे? रिवॉर्ड उसे फूड मिल रहा था, पनिशमेंट यानी कि उसे करंट लग रहा था। तो यही आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, स्किनर की थ्योरी तो इतनी ही है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी की। थॉर्नडाइक की भी कौन सी थ्योरी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है। थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। याद करके रखेंगे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी कई बार एचपी टेट एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके जी, अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया वो हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, एक कैट को जो है वो थॉर्नडाइक ने सिमिलर तरीके से बंद किया जैसे स्किनर ने एक जो है वो रैट को बंद किया था। बिल्कुल बंद कर दिया। कैट कैसी थी इस केस में? वो भी जो है वो भूखी थी और बाहर जो है वो बॉक्स के बाहर जो है वो एक
फूड रख दिया जाता है या फिर फिश रख दी जाती है। जब कैट को एक तो भूख लगी होती है, साथ में फिश वो बाहर देखती है, तो क्या होता है उससे जो है वो क्या करती है, बॉक्स में उछल कूद करना शुरू कर देती है। बॉक्स में क्या होता है, एक लीवर लगा होता है, उस लीवर को दबाने से क्या होता है, ये बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है और कैट जो है वो बाहर आ जाती है और फूड को खाती है। तो जब कैट को जब भूख लगती है तो क्या करती है, वो उछल कूद करती है, गलती से एक बार उसका पैर इस लीवर पर जो है वो पड़ जाता है, लीवर पर पड़ा पैर, तो क्या हुआ, बॉक्स खुला और उसने जो है वो खाना खा लिया। फिर से जो है वो थॉर्नडाइक ने उससे उस बॉक्स में जो है वो बंद कर दिया। जब बार बार ऐसा हुआ तो कैट ने भी एक तरीके से लर्निंग कर दी कि इस लीवर को दबाने से डोर खुलता है और फूड मिल जाएगा मुझे। तो कैट क्या करती थी, अब सीधे जैसे उसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता था, वो लीवर दबाती थी और बाहर आती थी और खाना खाती थी। तो एक तरीके से क्या किया, ट्राई किया बार बार और उसे लर्निंग हो गई। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बार बार ट्राई किया। ओके, किसने ये थ्योरी दी है, थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी है। यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते हैं कि थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, कुछ प्राइमरी लॉ दिए थे और कुछ सेकेंडरी लॉ दिए थे। प्राइमरी लॉ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जाम में बन जाते हैं। 3 तरीके के प्राइमरी लॉ की बात थॉर्नडाइक करते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस की लर्निंग करने के लिए सबसे पहला काम है कि आपको रेडी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे कि उस बिल्ली ने जो है वो प्रैक्टिस की, बार बार लीवर को दबाया, उसने समझा किस तरीके से ये डोर खुलता है, तो प्रैक्टिस की लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट, जैसा आप काम करोगे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इफेक्ट आपको उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। जैसे उस कैट को मिला, उसने बार बार प्रैक्टिस की उस डोर को खोलने की, तो क्या हुआ, बाद में उसे रिजल्ट मिला, इफेक्ट उसे मिला कि उसे फूड मिला, उसे फिश खाने को मिली। तो ये 3 लॉ है प्राइमरी लॉ। यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से जो है वो थॉर्नडाइक का लॉ नहीं है, या फिर कितने लॉज की बात जो प्राइमरी लॉ की बात थॉर्नडाइक करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी के भी पढ़ लिए। तो ये कुछ जो है वो सेकेंडरी लॉ है। अगर आपके एग्जाम में अभी तक बने तो ऐसे नहीं है, वैसे आप अगर आपने पढ़ने हैं तो यहाँ से आप ये पढ़ लीजिए सेकेंडरी लॉ, वैसे बनता नहीं है यहाँ से क्वेश्चन। ओके जी, तो ये हमने जो है वो थ्योरीज यहाँ पे कौन कौन सी कवर कर ली, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की हमने पढ़ ली। उसके बाद साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हमने पढ़ी एरिक्सन की। उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी कोहलबर्ग की। कॉग्निटिव थ्योरीज हमने 3 थ्योरीज पढ़ी, एक पियाजे की थ्योरी पढ़ी, एक विगोट्स्की की थ्योरी पढ़ी, एक ब्रूनर की थ्योरी पढ़ी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी हमने 4 बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पढ़ी। 2 क्लासिकल कंडीशनिंग में आती थी, 2 ओपरेंट कंडीशनिंग में आती थी। क्लासिकल कंडीशनिंग में पेवलोव की थ्योरी आती थी, जेबी वॉटसन की थ्योरी आती थी। जबकि हमने पढ़ा कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें भी 2 थ्योरीज आती है, स्किनर की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी। अब हम कुछ और थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, जैसे लर्निंग की थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी है एल्बर्ट बेंडुरा की। बेंडुरा का नाम आप याद रखेंगे, कितनी ही बार एचपी टेट एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है, एल्बर्ट बेंडुरा की है। बेंडुरा अपनी थ्योरी में 3 चीज़ों की बात करते हैं, एक तो मॉडलिंग की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं और इमिटेशन की बात करते हैं। जैसे कि आपको थ्योरी के नेम से ही क्लियर होगा कि सोशल लर्निंग थ्योरी, ये हम लर्निंग कैसे करते हैं, सोसाइटी से को ऑब्जर्व करके, सोसाइटी में लोगों को देखते हैं, मॉडलिंग, रोल मॉडल से हम कोई हमारा रोल मॉडल होगा, उससे हम सीखते हैं, इमिटेशन हम उसकी करते हैं, नकल हम उसकी करते हैं। तो यही इस थ्योरी में बेसिक सी बातें बताई थी। ये थे एल्बर्ट बेंडुरा साहब। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या याद रखने हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी, यही वैसे एग्जाम में बनता है तो एल्बर्ट बेंडुरा ने दी थी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी इसका नाम है, अमेरिकन थे एक बेंडुरा। ओके, अपनी थ्योरी में इन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की, इमिटेशन की बात की, मॉडलिंग बिहेवियर की बात की, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, एक बच्चे पे एक एक्सपेरिमेंट किया, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। क्या किया इन्होंने, एक बच्चे को एक मूवी दिखाई। मूवी में क्या था, एक बच्चा क्या था, वो एक बोबो डॉल के साथ खेल रहा था। तो जब एक्चुअल कंडीशन में जब जिस बच्चे को वो मूवी दिखाई गई और बाद में मूवी दिखाने के बाद उसे भी जो है वो वही डॉल दी गई, तो उसने वो बच्चा क्या करता है, वैसा ही करता है जैसा उसने मूवी में देखा। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जैसा हम देखते हैं हम वैसा ही करते हैं, जैसा हम अपने रोल मॉडल को करते हुए देखते हैं हम भी वैसा ही करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, चाइल्ड एंड बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था बेंडुरा का, ये आपको याद रखने हैं। 4 की प्रोसेसेस की बात भी जो है वो बेंडुरा यहाँ पर करते हैं इस थ्योरी में, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले एक पर्सन क्या करता है, अटेंशन देता है। किसके ऊपर अटेंशन देता है, जो मॉडल होता है, रोल मॉडल होता है। ओके, उसके बाद क्या करता है, रिटेंशन करता है कि चीज़ों को याद रखता है, जो हमारा रोल मॉडल कर रहा है या फिर जिसे हम पसंद करते हैं वो हमारा क्या कर रहा है उसके बारे में हम याद रखते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन, जैसा वो करता है वो हम प्रैक्टिस करते हैं। और मोटिवेशन का मतलब है अगर हम जो है वो उसको देखकर अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें जो रेनफोर्समेंट मिलेगी, अगर हम अच्छी चीज़ें नहीं करते तो हमें पेरेंट्स से पनिशमेंट मिलेगी। तो ये 4 की प्रोसेसेस है, याद रखना ये, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो ये थ्योरी भी हमने कर ली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ और लर्निंग की थ्योरी को, जैसे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए यहाँ से मैं आपको कई बार बताता हूँ कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट इनफ वेल इनफ। अगर आप सिंपली चीज़ों को नहीं लेंगे ना तो आप जो है वो अच्छे से उसे जो है वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको जो है वो सिंपली आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। तो एक थ्योरी है लर्निंग की, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ से भी कई बार कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है ना, अगर आपसे पूछे ये किसने दी है, तो ये दी है गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट कौन कौन? गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट एक तो आपको याद रखना है, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के फाउंडर है मैक्स वर्थिमर। मैक्स वर्थिमर, साथ ही साथ आप याद रखेंगे गेस्टाल्ट थ्योरी जैसे वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट कोफका, कर्ट लेविन, तो ये सभी आपको गेस्टाल्ट थ्योरीज देखने को मिलते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स। ये जो है वो गेस्टाल्ट थ्योरीज मानते हैं कि जो होल है, जो पूरा के पूरा है, वो पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये गेस्टाल्ट थ्योरीज की विचारधारा रहती है। तो ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? ये जो है वो गेस्टाल्ट थ्योरीज ने ली थी। अगर आपको एक गेस्टाल्ट थ्योरीज का नाम आप इस थ्योरी में जोड़ना चाहे तो है वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर का नाम आप याद रखेंगे। ओके, तो इस थ्योरी में क्या था? इस थ्योरी में जो है वो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर। चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और चिंपैंजी का नाम क्या था इस थ्योरी में? सुल्तान उस चिंपैंजी का नाम था। तो ये आप इनसाइड थ्योरी आप इतना सा याद रखेंगे। किसकी थी ये? वोल्फगैंग कोहलर की थी, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट की थी। गेस्टाल्ट का मीनिंग कई बार एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, होल होता है। और जो कोहलर है उसने जो है चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, सुल्तान उसका नाम था। क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये हम अपनी डिटेल्ड वीडियो में जो है वो बड़ी डिस्कस किया है हमने डिटेल में। क्या डिस्कस किया है कि एक चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर देते हैं। वो चिंपैंजी कैसा होता है? भूखा होता है। तो क्या होता है कि एक बनानास जो है वो ऊपर जो है वो लगाए गए होते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट की होती है कि वो जो है वो बनानास जो है उस चिंपैंजी के रेंज में नहीं होते हैं। तो क्या करता है चिंपैंजी, क्या करता है कि कुछ अपने आसपास बॉक्स को देखता है, बॉक्स को जोड़ता है और उन बनानास तक पहुंच जाता है। तो ये क्या है? एक इनसाइट जो है वो, इनसाइट का मतलब ही होता है सडन आइडिया। सडन आइडिया एक चिंपैंजी को आता है कि इन बॉक्स को जोड़ता हूँ और ऊपर पहुंच जाऊंगा, मैं बनानास तक पहुंच जाऊंगा। तो यही है इनसाइटफुल थ्योरी। किसकी है? गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट की है ये। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये सिंपली मैंने आपको ये थ्योरी बता दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड का मतलब है कि यहाँ पे ये थ्योरी है, ये अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसकी है? अब्राहम मॉस्लो की ये थ्योरी है, जिसमें उसने बताया है कि कैसे कैसे जो है वो एक पर्सन जो है वो सबसे पहले अपनी कौन सी नीड को पूरा करता है, उसके बाद कौन सी नीड को अपनी पूरा करता है, आवश्यकताओं पूरी किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले अब्राहम मॉस्लो ने जो है वो इस थ्योरी में 5 स्टेजेस की बात की है, 5 नीड्स की बात की है। सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि फिजिकल नीड सबसे पहले एक पर्सन अपनी पूरा करता है। सेकंड नंबर पे है सेफ्टी नीड, थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ है सेल्फ एस्टीम एंड फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है 5 के 5 स्टेजेस या 5 के 5 नीड कौन कौन सी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 3 बनते हैं। देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे कि थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसकी है? तो अब्राहम मॉस्लो की है। यहाँ पे कितने स्टेजेस या फिर कितने टाइप की नीड की बात अब्राहम मॉस्लो करते हैं? 5 तरह की तरीके की नीड की। सबसे ये जो नीड्स हैं ये जो है वो हायरार्की ऑर्डर में चलती है कि सबसे पहले एक पर्सन सबसे पहले ये फर्स्ट नीड को अपनी पूरा करता है, फिजिकल नीड को, उस तरीके से ऊपर की ओर ये हायरार्की चलती है। तो 5 नीड की बात की है। कौन कौन सी नीड्स है वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन बना है कि पहली नीड कौन सी है अब्राहम मॉस्लो की हायरार्की मॉडल की? तो फिजियोलॉजिकल नीड। 5वीं नीड कौन सी है? जब 4 के 4 नीड जब पूरी हो जाती है तो 5th नीड एक पर्सन की क्या करने की कोशिश करता है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ से डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये नीड जो है वो इस तरीके से यहाँ पे बताई है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गैगने की थ्योरी ऑफ लर्निंग। गैगने ने भी एक लर्निंग की थ्योरी दी थी, जो कि एक लर्निंग की थ्योरी है, जिसे जो है वो इस जो है वो ये जो रॉबर्ट गैगने है ना, ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। इसने एक बुक लिखी थी कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये बुक का नाम आपको याद रखना है कि कंडीशन ऑफ लर्निंग एक बुक का नाम है। ये किसने लिखी है? गैगने ने लिखी है। इस बुक में उसने जो है वो कुछ 8 टाइप के लर्निंग की बात की है। कौन कौन सी वो 8 टाइप की लर्निंग है वो आपको ध्यान रखना है।
सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये 8 के 8 जो है वो टाइप के लर्निंग है। ये कहते हैं कि हायरार्किकल ऑर्डर में जो है वो ये लर्निंग होती है। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग एक पर्सन करता है, उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है, उसके बाद चेन लर्निंग होती है। तो ये 8 लर्निंग की बात कौन करता है? गैगने करता है। हम जितने डिटेल में यहाँ से नहीं जाएंगे, इतने क्वेश्चन यहाँ से इस थ्योरी से नहीं बनते हैं। आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप हमारी साइकोलॉजी की जो है वो डिटेल्ड वीडियो देखिए, एक एक थ्योरी वहाँ पे एक एक करके डिटेल में हमने डिस्कस की भी है। ये एक तरीके से रिवीजन वीडियो है। ओके जी, तो ये जो है हमने थ्योरीज भी यहाँ से कवर कर ली। नेक्स्ट अब हम जो है वो इंटेलिजेंस पे बात करने वाले हैं। 19th नंबर का हमारा चैप्टर रहता है इंटेलिजेंस, उसके बारे में बात कम करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो, अगर आपको हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को जो है वो लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है वो आपके सभी फ्रेंड्स की यहाँ से HP टेट एग्जाम में हेल्प हो सके। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके HP टेट एग्जाम में। तो इंटेलिजेंस सबसे पहले समझते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस जो है वो एक लैटिन एक वर्ड है से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंटिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड करना, समझना, जो है वो इंटेलिजेंस का मीनिंग है। इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। इंटेलिजेंस क्या होता है कि एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज जो है वो करना और अप्लाई जो है वो नॉलेज को करना, ये जो है वो इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी का अगर मेमोरी शार्प है, किसी को अगर ज़्यादा याद रहता है तो वो इंटेलिजेंट है, नहीं। इंटेलिजेंट वो होता है जो अच्छे से जो है वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, अडॉप्ट करता है एनवायरनमेंट को, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होती है, लॉजिक रीजनिंग अच्छी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो करता है। जरूरी नहीं है कि मेमोरी से ही हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं कि जो ज़्यादा अच्छा जो है वो जिसे याद रहेगा वही इंटेलिजेंट है, नहीं। वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी इंटेलिजेंट पर्सन के होते हैं। ओके जी, जो अच्छे से अपने इन्वायरमेंट में जो को अडॉप्ट करता है, एडजस्ट एनवायरनमेंट में होता है, तो वो इंटेलिजेंट होता है। ओके जी, तो यहाँ से इंटेलिजेंस टेस्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर कौन है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कौन बनाते हैं? अल्फ्रेड बिनेट जो है वो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाते हैं। ओके जी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। तो उस टेस्ट का क्या नाम था? बिनेट सिमन, उस पहले इंटेलिजेंस के टेस्ट का नाम था। तो ये टेस्ट का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर IQ की। IQ से भी हर बार यहाँ पे क्वेश्चन बन नहीं जाता है हमेशा। तो IQ होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। IQ का जो ये कंसेप्ट है ना, ये विलियम स्टर्न ने दिया था। कई बार HP टेट एग्जाम में पूछा भी गया है कि IQ का कंसेप्ट किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। जबकि जो IQ का फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस फॉर्मूले के बेस पर, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। लेविस टर्मन ने ये फॉर्मूला दिया था। दो ये क्वेश्चन है, IQ का कंसेप्ट स्टर्न ने दिया था, जबकि फॉर्मूला जो है वो टर्मन ने दिया था। देखिए, इस फॉर्मूले में जो है वो मेंटल एज की बात हो रही है। मेंटल एज का कंसेप्ट इस फॉर्मूले में किसने दिया? बिनेट ने जो है वो मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है बिनेट। IQ का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि एवरेज जो एक पर्सन का IQ होता है ना, वो कितना होता है? तो एक एवरेज पर्सन का IQ होता है 90 to 109। ध्यान रखेंगे, जो बिलो एवरेज होता है जिनका IQ वो 90 से कम होगा, और हाई एवरेज जो है वो 109 से ज़्यादा होगा। तो ये भी ध्यान आपका होना चाहिए। तो अगर आप एवरेज याद रखेंगे तो आपको ये भी जो है वो जो है वो याद होगा, जब आपको एवरेज पता होगा। 90 से कम बिलो एवरेज, 90 से 110 जो है वो एवरेज होता है IQ, और 1010 या फिर 1010 से ज़्यादा जो है वो हाई एवरेज होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जा सकता है कि अगर आपको मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों दी हो तो आप IQ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे। ओके जी, ये तो आपको जब फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है ये हम सॉल्व कर लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ IQ वाज डेवलप्ड बाय, तो अभी हमने पढ़ा किसने जो है वो IQ का कंसेप्ट डेवलप किया था, तो स्टर्न ने किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। अभी हमने बात की थी कल कि इंटेलिजेंस का पहला जो टेस्ट है ना वो बिनेट सिमन का है। बिनेट सिमन इंटेलिजेंस टेस्ट, इसीलिए बिनेट को जो है वो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। देखिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आप साइकोलॉजी का इजीली कर लोगे।
अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर स्कोर 75 इन IQ टेस्ट हिज मेंटल एज विल बी ईयर। तो आपसे पूछा गया है कि अगर जो है वो किसी बच्चे का जो है वो 16 ईयर का बच्चा है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 16 है, कितनी है 16 है, और IQ उसका 75 है, तो आप जो है उसका मेंटल एज फाइंड कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए IQ का फॉर्मूला मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 8, 14, 15 या फिर 12 उसकी एक्चुअल एज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी एक्चुअल एज नहीं, मेंटल एज कितनी है वो ये इसमें पूछा गया है, तो मेंटल एज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस की थ्योरीज से भी हर बारी जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। क्या यहाँ से हम जो है वो इंटेलिजेंस की थ्योरी, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, ये यहाँ पे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बीनेट ने दी थी, याद रखेंगे आप। टू फैक्टर थ्योरी किसकी है, टू फैक्टर है स्पीयरमैन की। ट्रायआर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग का नाम आप याद रखेंगे। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक की है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टोन की है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुत बार HP टेट एग्जाम में पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक की है, जबकि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर की है। एक है क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस जो कि कैटल की थ्योरी है, और एक है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जिसे 3D थ्योरी भी कहते हैं, गिलफोर्ड की थ्योरी है। तो सभी थ्योरीज आपको टिप्स में याद ये होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके HP टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ से तो एक क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि आएगा ही आएगा, आपसे पूछा ही जाना है। ओके, तो बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी इन थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। वैसे तो डिटेल में यहाँ से कम ही क्वेश्चन बनते हैं। सिंगल फैक्टर थ्योरी जो है वो बीनेट ने दी थी, जिसमें उसने एक फैक्टर की बात की थी, G फैक्टर की। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी, 2 फैक्टर की यहाँ पे बात की है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन को फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा जाता है। 2 फैक्टर कौन कौन से, G फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर और S फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। दोनों फैक्टर याद रखिए। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि G फैक्टर एंड S फैक्टर के फादर कौन है, तो स्पीयरमैन आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। ट्रायआर्किक थ्योरी किसकी है, स्टर्नबर्ग की है। 3 टाइप की इंटेलिजेंस की बात ट्रायआर्किक करते हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। ओके जी। मल्टी फैक्टर थ्योरी के फादर थॉर्नडाइक है, जो 3 टाइप के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी है, थर्स्टोन की है, जिसमें थर्स्टोन 7 टाइप के इंटेलिजेंस की बात करते हैं। डिटेल में अगर आपको ये थ्योरीज पढ़नी है ना, तो आप हमारी डिटेल में साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ये एक एक थ्योरी जो है वो डिटेल में डिस्कस हुई है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी है, हॉवर्ड गार्डनर की है। हॉवर्ड गार्डनर की एक बुक भी है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ध्यान रखिएगा। 8 टाइप के इंटेलिजेंस की बात थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में गार्डनर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो आर कैटल की ये थ्योरी है। 2 टाइप के इंटेलिजेंस की बात कैटल करते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटी के साथ इसका रिलेशन है, और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का रिलेशनशिप जो है वो बुक और इन्वायरमेंट से जो हम चीज़ें सीखते हैं ना, वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं SI थ्योरी की। SI यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, या जिसे 3D थ्योरी भी कहते हैं, ये गिलफोर्ड की थ्योरी है। तो ये सभी थ्योरीज आपको इंटेलिजेंस की याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट से। इंटेलिजेंस टेस्ट से भी जो है वो कई बार HP टेट एग्जाम में जो हाल ही का ट्रेंड है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए टेस्ट होते हैं। तो ये 2 टाइप के ये टेस्ट होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल टेस्ट, एक होता है ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल, इसकी एक पर्सन का एक टाइम पे जो टेस्ट होता है उसे इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं, और बहुत सारे लोगों का एक साथ जो टेस्ट होता है उसे ग्रुप टेस्ट कहते हैं। ये जो टेस्ट है ना, ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है वर्बल टेस्ट, एक है परफॉर्मेंस टेस्ट। यानी कि वर्बल टेस्ट का मतलब होता है वर्बली बोलकर जो टेस्ट होता है वो वर्बल टेस्ट होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कि एक्टिविटी टेस्ट भी परफॉर्मेंस टेस्ट को कहते हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का, तो वो जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर नॉन वर्बल टेस्ट भी उसे कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिए। तो जो ये इंडिविजुअल टेस्ट है ना, ये भी 2 टाइप में है, वर्बल और नॉन वर्बल, और ग्रुप टेस्ट भी 2 टाइप में फर्दर डिवाइडेड है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ध्यान में आप रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं इन टेस्ट के, जैसे कि वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, और वर्बल ग्रुप जो है वो
नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। तो इनके एग्जांपल्स है कुछ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि एक है बीनेट सीमन टेस्ट, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फर्स्ट इंटेलिजेंस का टेस्ट था, बीनेट और सीमन ने बनाया था 1905 में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये वर्बल है, वर्बली ये टेस्ट होगा, और इंडिविजुअल का ये एक टाइम पे टेस्ट होगा। तो ये वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। एक गोडार्ड टेस्ट भी इसका एग्जाम्पल है, स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट भी इसका एग्जाम्पल है, और एक है वेचलर इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके 3 टाइप के टेस्ट आते हैं, WAIS वेचलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल, WISC वेचलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन, और तीसरा है WPPSI वेचलर प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस। तो ये जो है वो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है? भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने सब टेस्ट इसमें आते हैं? 5 सब टेस्ट इसमें फर्दर आते हैं भाटिया बैटरी सब टेस्ट में। ओके जी, कौन से टाइप का ये टेस्ट है? नॉन वर्बल ये टेस्ट है, इंडिविजुअल ये टेस्ट है। मैं जो ये मैरिल पाल्मर टेस्ट है, ये भी जो है वो इसका एग्जाम्पल है, पिंटर पैटरसन स्केल, मिनीसोटा प्री स्कूल स्केल। नेक्स्ट है एक कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कोहस डिजाइन टेस्ट जो है वो एक कौन से टाइप का टेस्ट है? नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है, जिसमें वुडन ब्लॉक का यूज होता है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। ये क्वेश्चन भी बना है, तो इंपॉर्टेंट है। भाटिया बैटरी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट पर आगे हैं। कौन सा टेस्ट? ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होगा वर्बली। तो एग्जांपल है इसके आर्मी अल्फा टेस्ट एग्जांपल है, टर्मन मैकनिमर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, GIT जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। तो ये जो है वो वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जांपल है। अब कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के। यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट अभी हमने पढ़ा, ये था वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, जबकि आर्मी बीटा टेस्ट जो है वो नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जांपल है। RPM टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। RPM टेस्ट होता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन भी एक बार HP टेट में पूछा गया है कि प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट किसका है? तो रेवन का है। रेवन जो है वो रेवन का ये टेस्ट है। ओके, 60 पिक्चर का यूज होता है इसमें इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट, चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। तो ये सभी जो है वो नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल है। तो ये सभी आपको याद करने ही पड़ेंगे। फैक्चुअल ये डाटा है, एग्जाम्पल्स है, तो ये तो आपको एज इट इज याद करने ही पड़ेंगे। कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा तो यहीं से जाएगा, इन्हीं एग्जाम्पल से पूछा जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट। तो अभी हमने पढ़ा 5 सब टेस्ट आते हैं भाटिया बैटरी सब टेस्ट में। हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो बीनेट ने दिया था, ये आप याद रखेंगे। बीनेट का हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा है? बीनेट सीमन टेस्ट। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है वो था बीनेट सीमन टेस्ट, इसीलिए बीनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। ये किस टाइप का टेस्ट है? तो हमने पढ़ा था कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट एक तरीके का। कौन सा टेस्ट हमने पढ़ा था? तो ये हमने पढ़ा था नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। तो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट यहाँ पे कौन सा है? नॉन वर्बल यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट का ये एग्जांपल है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टेस्ट विच कंटेन अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक। मैंने आपको बताया था वुडन ब्लॉक किस टेस्ट में होते हैं? कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ब्लॉक से ही आपको पता चल जाएगा। कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो है वो इसमें वुडन ब्लॉक की मदद से इंटेलिजेंस मेजर की जाती है। तो ये हमने इंटेलिजेंस टेस्ट भी पढ़ लिए। अब कुछ हम मेथड्स पढ़ रहे हैं और उसके इन्वेंटर की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा 22 नंबर का हमारा चैप्टर रहता है। कुछ मेथड्स हैं और उनके इन्वेंटर्स होते हैं कि किसने वो मेथड दिया था, वो आपको याद रखना पड़ता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है, किसका है? एरिस्टोटल ने मेथड दिया था। ग्रीक ये फिलोसफर है एरिस्टोटल। ओके, इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव होता है स्पेसिफिक टू जनरल, पहले एग्जांपल उसके बाद रूल को बताना। इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव होता है जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल चीजें फॉर एग्जांपल जैसे रूल कोई मैथ का बताया जाएगा, उसके रूल के बाद जो है वो उसके बेस पर एग्जांपल सॉल्व किए जाएंगे, तो होता है डिडक्टिव। ओके, डिडक्टिव मेथड। तो ये मेथड किसने दिया था? एरिस्टोटल का ये मेथड है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड फ्रीडरिच फ्रोबेल का है। फ्लेवे मेथड भी फ्रीडरिच फ्रोबेल का है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये दोनों जो है वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड याद रखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग का है ह्यूरिस्टिक मेथड। प्रोजेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट है, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। इमिटेशन मेथड जो है वो एल्बर्ट बेंडूरा का है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्रेट्स का है। माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट डी एलन का है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ओसबम का है। ओके जी,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे ये सभी मेथड की ये किसने दिए थे, ये मेथड है और इन्वेंटर्स आगे लिखे हैं। रोल प्ले मेथड और सोशियोमेट्री मेथड मोरिनो का है। प्रोग्राम लर्निंग स्किनर ने दिया। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन काउडर का है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात पूछा गया है एचपी टेट एग्जाम में, जॉन डीवी ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की सबसे पहले बात की थी। विनीटका मेथड वॉशबर्ग का है। वॉशबर्ग जो है वो विलहिलम वुंड की स्टूडेंट थी, जो कि पहली पीएचडी वुमेन थी। विनीटका मेथड इन्होंने दिया है कार्लटन वॉशबर्ग ने। ओके, मॉन्टेंसरी मेथड मॉन्टेंसरी ने दिया है, मारिया मॉन्टेंसरी ने। हर्बर्टियन मेथड 5 स्टेप लेसन प्लान भी जिसे कहते हैं, हर्बर्ट ने दिया है। और डेल्टन मेथड पार्कहर्स्ट का है। साइंटिफिक मेथड बेकन का है। बेसिक एजुकेशन की बात महात्मा गांधी करते हैं। ब्रेली स्क्रिप्ट जो है वो लेविस ब्रिले ने दिया है। ओके जी, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, ये सभी मेथड, ये भी हमने यहाँ से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, लर्निंग में किसी तरीके का इशू आना, फिजिकल एंड मेंटल इशू लर्निंग में आना, वो क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म जो है वो सबसे पहले किसने यूज़ की थी, सैमुअल किर्क। पूछा गया है एचपी टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन, सैमुअल किर्क ने सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म का यूज़ किया था। ओके जी, कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया आपसे पूछा जाएगा किस तरीके का ये डिसऑर्डर है, ये एक तरीके का रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिसग्राफिया किस तरीके का डिसऑर्डर है, डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है। डिसकैलकुलिया मैथ से रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिस्पेजिया लैंग्वेज से रिलेटेड है। और डिस्प्रेक्सिया मोटर डिसऑर्डर है, यानी कि जब बॉडी और माइंड एक तरीके से कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये सभी आपको याद रखने हैं कि कौन सा रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसे क्या कहते हैं, डिसग्राफिया किसे कहते हैं। डिसग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड है, डिसकैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है। तो सभी ये आपको टिप्स में याद होनी चाहिए। ओके जी, तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली एबिलिटी की, डिसलेक्सिया, रीडिंग, डिसग्राफिया, राइटिंग, डिसकैलकुलिया मैथ से, डिस्फेजिया जो है वो लैंग्वेज से, डिस्प्रेक्सिया जो है वो जब माइंड मोटर स्किल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, माइंड और बॉडी जब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है। ओके जी, ध्यान ये रखिएगा। ये तारे ज़मीं है, ये एक मूवी आपने देखी भी होगी, इसमें इस बच्चे को जो है वो किस तरीके का ये राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर था। तो राइटिंग से रिलेटेड हमने कौन सा डिसऑर्डर पढ़ा है, ये आपका जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ और भी है, जैसे कि ADHD। ADHD की फुल फॉर्म याद रखिए, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑटिज्म भी आपको पता होना चाहिए। ऑटिज्म क्या होता है, डिसऑर्डर हाउ पीपल इंटरेक्ट विद अदर, कम्युनिकेट, लर्न एंड बिहेव, परफॉर्म्स रिपीटेटिव मूवमेंट्स सच एज रॉकिंग, स्पाइनिंग। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म भी एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो कोई पर्सन जो है वो अच्छे से किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो ये जो है वो ऑटिज्म उसे कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सभी तरीके की हमने डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर हमने पढ़ लिए। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है मेमोरी और स्टेजेस ऑफ मेमोरी। बात करते हैं मेमोरी की। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए। ओके जी, PDF चाहिए इन वीडियोस की तो आप क्या कीजिए, टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज का, वहाँ पे DM कीजिए, मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मिनिमम कॉस्ट पे PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर मेमोरी की। मेमोरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसीलिए जो हम थोड़ा फास्ट अब रिवीजन कर रहे हैं। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी होता है स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन माइंड इज कॉल्ड मेमोरी। पर्सन एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग, याद करने की एबिलिटी क्या हुई, मेमोरी हुई। इन्फॉर्मेशन माइंड में स्टोर रहती है तो वो क्या है, वो एक तरीके से मेमोरी होती है। ओके जी, मेमोरी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। कोई जैसे मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मेमोरी चैप्टर, तो हम क्या किया, सबसे पहले आप मुझे सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मेरी नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो। कैसे कर रहे हो एक्वायर, सेंसेस के थ्रू, आप ईयर के थ्रू आप कर रहे हो। ओके जी, आइज़ के थ्रू आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, तो ये आप सबसे पहले नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हो। उसके बाद स्टोर आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में करते हो और लास्ट में रिट्रीव करते हो। अपने एग्जाम में आप इस नॉलेज का यूज़ करोगे। तो ये प्रोसेस रहती है मेमोरी की। ओके, तो 3 स्टेजेस होती है मेमोरी की। कौन कौन सी, यही एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि पहली स्टेज मेमोरी की कौन सी है, एनकोडिंग है। एनकोडिंग किससे रिलेटेड है, तो मेमोरी से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये तीनों स्टेजेस आपको ध्यान में रखनी है। पहली सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो मेमोरी की किसने की थी, हरमन एबिंगस ने की थी। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट भी। तो कुछ मेमोरी के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स से, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। सेंसरी मेमोरी क्या होता है, सेंसरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जब हम कुछ चीज़ें, जब हम सेंसेस के थ्रू जब हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, तो क्या होता है कि तो जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो हम
ऐसी मेमोरी जो है वो हमारे सेंसरी मेमोरी में ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि जब हम कोई चीज़ें देखते हैं पर उस पर अटेंशन नहीं जब हम करते हैं। जैसे कि आपको अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको एक एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाया था कि क्या आपको याद है कि मैंने इस जो है वो लेक्चर में कब कब मैंने रेड पेन का यूज़ किया, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने देखा तो होगा कभी ना कभी अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से अगर देखा होगा इस लेक्चर को, तो मैंने कभी ना कभी तो रेड पेन का यूज़ किया ही होगा, या फिर मैंने जो वो इस तरीके के स्काई ब्लू कलर का यूज़ भी कभी किया था। तो आपको ये क्या याद है? नहीं याद है कि मैंने कहाँ पर यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ पर अटेंशन ही नहीं दी, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा तो था ना कि मैंने जो है वो इसका यूज़ किया था। तो ये आपको क्यों हुआ? क्योंकि आपने ऐसी चीज़ों पर अटेंशन नहीं दी। जिन चीज़ों पर आप अटेंशन नहीं देते हो लेकिन आपकी सेंसेस के थ्रू आप उन चीज़ों को देखते हो, सुनते हो, तो आपकी ये वो इन्फॉर्मेशन आपके सेंसरी मेमोरी में स्टोर रहती है। तो ये आप जो सेंसरी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन रहती है ना, तो वो लेस देन 1 सेकंड, फ्यू सेकंड तक ही वो जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके स्टोर रहती है। यही सेंसरी मेमोरी का कंसेप्ट है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में जिन पे आप अटेंशन देते हो। जैसे कि आप जिन इन्फॉर्मेशन पे आप अटेंशन देते हो, जैसे आप इस लेक्चर पे अटेंशन दे रहे हो, तो अटेंशन आप दे रहे हो, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन कौन से मेमोरी में स्टोर है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने टाइम तक जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है? एचबी कैट एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो लेस देन 30 सेकंड तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो आपको ये लेक्चर कितने टाइम तक याद रहेगा? 30 सेकंड से कम समय तक। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब आपको ये ज़्यादा टाइम तक ये बातें कब याद रहेगी? जब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये इन्फॉर्मेशन को ले जाओगे। कैसे ले जा सकते हो आप? जब आप इसे बार बार रिवाइज करोगे। रिवीजन से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन लाइफ टाइम तक या फिर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये इन्फॉर्मेशन रहती है। तो यही 3 टाइप आपको याद रखने हैं मेमोरी से। मेमोरी के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने टाइम तक मेमोरी जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है? तो लेस देन 30 सेकंड तक। सेंसरी मेमोरी में फ्यू सेकंड तक ही रहती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाइफ टाइम तक या फिर लॉन्ग टर्म तक। रिवीजन पे आप बेस्ड है, जितना आप रिवीजन करोगे उतने लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी। ओके जी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है, डेक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी। डेक्लेरेटिव मेमोरी भी फर्दर 2 टाइप में है, सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में फैक्ट्स, हमारी ऐसी चीज़ें आती है जैसे फैक्ट्स हो गया, वोकैबुलरी हो गया। एपिसोडिक मेमोरी में हमारे कोई घटना हो गई, हमारे लाइफ में कोई हमारा लाइफ का कोई एपिसोड हो गया, तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन एपिसोडिक मेमोरी में रहती है। और प्रोसीजरल मेमोरीज में स्किल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे आप ड्राइविंग करते हो तो आपको ये याद तो नहीं रखना पड़ता कि कब दबाना है, ये ऑटोमेटिकली आपको जो है वो याद हो जाता है। तो वो प्रोसीजरल मेमोरी में ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये सभी आपको जो है वो मेमोरी का कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल वीडियो में भी कराया। अगर अच्छे से आपको बहुत डिटेल में समझना है तो वो वहाँ पर आप हमारी डिटेल्ड वीडियो में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। 24 चैप्टर हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, वहाँ से आप देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये तो हमने रिवीजन कर लिया इन सभी चैप्टर्स का जो हमने डिटेल में किए हैं। आई होप आपकी जो है वो यहाँ से हेल्प हुई होगी, आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा इन सभी चैप्टर्स का इस वीडियो से। ओके जी, आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से, आपके लाइक से, कि हम ऐसी वीडियोज़ और आपके लिए बनाएं। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल आपके लिए रही होगी और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।